So, welcome all the participants to today's video session. And in today's class, we have Dr. Kisalya Kumar, who is MBBS, MD and DNB medicines. एंड हमारे साथ आज वो हैं और वो भी एक लो कार्ब डाइट प्रैक्टिशनर हैं हमारे साथ। हम उड़ीसा में जैसे लो कार्ब को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारा पार्टिसिपेंट हमारा रिजल्ट पा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर कौशल्या पटना से हैं एंड उनका भी बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स है, पेशेंट कैसे इंप्रूव किए उनका डाइट से, एंड कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में वो भी हम हमारे साथ शेयर करेंगे। उनका डाइट कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम लोग लेंगे, तो एट द लास्ट हम लोग कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आपका हम लोग ले सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर किसल्या, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। या Yeah, sure. Thank you for inviting me for this wonderful मोस्ट वेलकम। podcast. Yeah. या Actually, मैं actually MBBS कर लिया, फिर उसके बाद प्रिपरेशन की मैंने। जनरल मेडिसिन में मेरा एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जनरल फिजिशियन का एक जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाइज। तो फिर मैंने उसके लिए ऑप्ट किया, प्रिपरेशन की मैंने, और डीएनबी मिला, एमडी तो मिला नहीं मुझे। रैंक समथिंग 8000 आया था मेरा। तो मैंने डीएनबी लिया टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे 3 इयर्स का जो डीएनबी, जिस तरह एमडी 3 इयर्स का कोर्स होता है, उस तरह से मैंने कंप्लीट किया उसको। और उसके बाद मीन्स फर्स्ट ईयर डीएनबी में ही मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं लो कार्ब ऑलरेडी मैं कर रहा था इंटर्नशिप के समय से ही, तो नहीं कहूंगा, बट आफ्टर जस्ट इंटर्नशिप, कंप्लीटिंग माय इंटर्नशिप, व्हेन आई केम बैक टू माय होम टाउन, तो मैंने स्टार्ट कर दिया लो कार्ब डाइट। और उसका पर्पस ये था कि इंटर्नशिप के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा वेट गेन कर रहा हूँ, इवन दो कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग में रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मुझे 19 ईयर्स हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि बॉडी बिल्डिंग कर तो रहा हूँ, बट जो बॉडी कॉम्पोजिशन, जो एक एस्थेटिक, एक फिजिक जो होनी चाहिए ना, वो नहीं थी मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 to 3 आवर्स ऑफ वर्कआउट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, बट स्टिल मेरा बॉडी कॉम्पोजिशन क्यों अप टू मार्क नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे फैट रिड्यूस करना चाहिए डेफिनेटली, देन मेरा मसल्स जो है थोड़ा विजिबल होगा, लीन मसल्स दिखेंगे, क्योंकि एक बल्की लुक था मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा फैट लॉस पे जब आते हैं तो आप डेफिनेटली आप कुछ पढ़ते हो इधर उधर से, सोशल मीडिया पे आप जाते हो, फिर आप जिस तरह से आप सर्च करोगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ ऐसा होता है कि आपको वही चीजें फिर दिखती हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। तो मुझे लो कार्ब वाली चीज मुझे दिखने लगी और मैं फिर पढ़ाई करने लगा। और जिस तरह से बेसिक्स जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट जो है, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो एक्चुअली बहुत अच्छा लिखा है हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी बुक में। बट प्रॉब्लम यह है कि हम उसे अप्लाई नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मेडिकल एजुकेशन का, कि हम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स को एंटायरली इग्नोर कर देते हैं आफ्टर एमबीबीएस। medical science is there, but practice is something different, right? हाँ, एग्जैक्टली। So प्रैक्टिस। let us come to the today's proper topics, that is हम आप जिसके बारे में चर्चा करेंगे, that is called metabolic syndrome, insulin resistance, diabetes and so many non communicable disease सबसे ज्यादा अभी है, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ जो डेथ है हमारा अभी, सपोज सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एंड सो उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हो? क्योंकि ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं ये मल्टी फैक्टोरियल हैं, हम किसी एक फैक्टर को ब्लेम कर नहीं सकते, हम सिर्फ डाइट को ब्लेम नहीं कर सकते। बट मुझे ऐसा लगता है सिर्फ डाइट को ब्लेम तो नहीं करता हूं मैं, बट डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बाकी चीजें आपकी ठीक हैं, फिर भी स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, यू आर एट सम काइंड ऑफ मींस सम लेवल ऑफ रिस्क इज देयर विथ यू। मेरा मानना है, क्योंकि डाइट आप जो डेली बेसिस पे आप ले रहे हो, 3 से 4 बार खा रहे हो, इवन 6 टाइम्स खा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कैसे वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी को, वो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट यू इन सम वे। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो जेनेटिक्स आता है उसमें, स्मोकिंग आता है, अदर बैड हैबिट्स भी आते हैं, पोल्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्लीप पैटर्न आपका, स्ट्रेस लेवल So the disease is multifactorial, so we need to approach according to the factors. So आप आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको हम इंसुलिन का अवरोध बोलते हैं।
आप सिंपल लैंग्वेज में हमारे पार्टिसिपेंट को थोड़ा उसके बारे में बताना है, किसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसका क्या क्या साइन सिम्टम रहना होना चाहिए। जी, जहाँ तक इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात है ना, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी हम पढ़ते हैं या फिर समझते हैं या देखते हैं कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो हमें बस एक ग्लूकोज वाला एक मॉडल दिखता है और हम या ये मानते हैं कि अगर हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज बॉडी नहीं कर पा रही है, जिसके बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है ब्लड में शुगर, देन हम काइंड ऑफ हम ऐसा मानते हैं कि अब जो है इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही बॉडी, जो रिसेप्टर पे इंसुलिन बाइंड नहीं कर रहा है या शायद बाइंड कर रहा है तो फिर काम नहीं कर रहा। तो ये एक हम थॉट प्रोसेस से चलते हैं, एक नोशन हम लेकर चलते हैं कि मे भी शायद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। बट एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि रेजिस्टेंस एक टर्म जो है ना, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे मिथ्स भी रिलेटेड हैं लो कार्ब डाइट के अराउंड। आप ऐसा भी पढ़ते होगे कि लो कार्ब डाइट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है ना। ऐसा भी आता है बहुत जगह कि इंसुलिन सेंसिटाइजर, वो सेंसिटाइजिंग कैपेसिटी जो है इंसुलिन की, वो कम हो जाती है लो कार्ब डाइट लेने के बाद। तो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि सिंपल सा जो स्टेटमेंट वो ये है कि इंसुलिन आपकी काम नहीं कर रही, इवन तो आपके पास इंसुलिन है, बट वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा। और इंसुलिन जब काम नहीं करेगा तो आप मोस्ट कॉमन एक्शन जो इंसुलिन का होता है ब्लड शुगर को कम करना, वो आप देखते हो कि वो नहीं हो पा रहा है। तो ब्लड शुगर हमारा जब बढ़ने लगता है तो एग्जैक्टली, हम ये सो मान मेनी लेते हैं। पीपल, या जस्ट अ मिनट, सो मेनी पीपल थिंक दैट कि डायबिटीज में इंसुलिन नहीं होता है इसलिए डायबिटीज होता है। ओके, बट द थिंग इज ऑपोजिट। व्हेन वी टेस्ट देयर फास्टिंग इंसुलिन लेवल, it is found very high. Okay, so we calculate with a formula of that is HOMA IR, fasting insulin into your fasting blood sugar divided by 405. या Okay, so in that thing we found कि insulin is there in their body, उनका बॉडी में इंसुलिन होता है लेकिन काम नहीं करता है। तो यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कौन कौन सा साइन सिम्टम्स पेशेंट को दिखाई देता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं आपको पहले ये बतला दूं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला पार्ट मैं थोड़ा कवर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा अधूरा रह गया मेरी तरफ से। तो ओके। मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है ना रेजिस्टेंस का, क्योंकि मैं ग्लूकोज वाला एक मॉडल मैं आपको बता रहा था, हमारी जितनी ऑडियंस है वो देख पा रही है अगर है इस वीडियो को, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है ना, तो आप ऐसा मानते हो कि रेजिस्टेंस वाला इशू आ रहा है। डायबिटीज आपको नहीं हुआ है बट स्टिल आप मानते हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जैसे बहुत सारे स्किन के साइंस होते हैं, जैसे एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स नेक पे यूजुअली दिखता है, बैक ऑफ द नेक पे। और जैसे और भी, जैसे फटीग है, लेथार्जी है, शायद इंसोम्निया वगैरह भी बहुत लोगों को होता है, और कई बार तो लेग क्रैम्प्स भी एसोसिएटेड होता है इससे। तो मेरा जो भी साइंस एंड सिम्टम्स है ना, वो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैं नहीं कहूंगा। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको होता है तो ये सारे साइंस देखे जाते हैं, एसोसिएटेड है काइंड ऑफ। और वो हो सकता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज आपके साथ साथ एक हाइपर इंसुलिनीमिया का भी स्टेट है। और क्योंकि जब भी इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा ब्लड में, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं टिश्यूज का ग्रोथ, वो सबको फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है। तो रेजिस्टेंस को क्योंकि हम सिर्फ ग्लूकोज वाले मॉडल में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ग्लूकोज हमारा मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो गया। बट ऐसा नहीं है कि उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है ना, वो थोड़ा सा सेल्यूलर लेवल की फिनोमेना होता है एक्चुअली। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, थोड़ा सा निटी ग्रिटी हो रहा है, ये साइंटिफिक डीप जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पर्सपेक्टिव को रखूं पहले। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बेसिकली वो सेल का एक ऐसा एनर्जी फैक्ट्री है मैं कहूंगा, और जो एक्चुअली हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत लोग, जैसे कॉमन नोशन ये है कि हम ग्लूकोज ले लिए हमें एनर्जी मिल गई। ऐसे एनर्जी मिलती नहीं हमें। हम ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज वो सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर डीप डाउन फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया जब उसे ऑक्सीडाइज करेगा, प्रोसेसिंग उसकी होती है जब ग्लूकोज की, तब जाकर के एनर्जी निकलता है, और उसे हम एटीपी बोलते हैं, जो एनर्जी करेंसी है हमारा। अब प्रॉब्लम यह है कि डायबिटीज के जितने भी इशू हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला सो कॉल्ड जो हम बोलते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन हो रखा है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हमारा काम नहीं करता है अच्छे से। और जब भी राइट। माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, तो या तो वो इस तरह से भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी जिसे बोलते हैं,
तो जितने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कम हो गए, क्योंकि आप गलत डाइट पे हो, माइटोकॉन्ड्रिया का डेथ हो रहा है। और उस तरह सो से लेट मी एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कि वो सेल का पावर हाउस होता है, राइट। हमारे सेल्स का जो है उसके अंदर जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड उसमें जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस होता है, वहां से हमको एनर्जी मिलता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे अफेक्ट करता है? इंसुलिन, मुझे ऐसा लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो आपका इफेक्ट हो रहा है फर्स्ट प्लेस पे, है ना। और क्योंकि डाइट आपकी गलत है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जो हम खा रहे हैं, या और वो डायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट कर रहा है, जिसे हम ग्लाइकेशन भी बोलते हैं। और ग्लाइकेशन जो है ना वो सिर्फ HbA1c का फॉर्म में हम नहीं देखते हैं। ग्लाइकेशन आपके सारे लेवल पे हो रहा होता है, टिश्यू के लेवल पे, इनसाइड द टिश्यू, इनसाइड द सेल। और वो ग्लाइकेशन का ही पार्ट है अल्टीमेटली जो आप माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं, और उस तरह से रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर से बन नहीं रहा वो। डैमेज तो हो रहा है बट बन नहीं रहा। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डाउन द लाइन आपका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो रहा है। अब उस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी बॉडी में, और उस ग्लूकोज को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब ध्यान राइट, से सुनिएगा, राइट। जब ग्लूकोज का So we are ऑक्सीडेशन। not getting energy from the glucose. Yeah, so we are not getting energy from the glucose, and उसके उसी हिसाब से हमको किसी पेशेंट को वीकनेस आएगा, किसी पेशेंट को लिथर्जिक आएगा, एंड ऑल दी सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस आर देयर। बिल्कुल। सो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है डाइट। ओके, तो हम डाइट के पार्ट में थोड़ा आते हैं। तो डाइट में कौन सा वाला डाइट हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे? जैसे अभी मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं कि आप 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट खाओ। अभी का जो फूड पिरामिड है हमारा, जो बुक में भी जो पिरामिड है ना, फूड पिरामिड, उसमें 60-70% कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद 15% प्रोटीन है एंड 15% फैट्स है, लाइक दैट। ओके, तो आप उसमें कौन सा डाइट दोगे, और इसी फूड पिरामिड में क्या गलतियां हैं? जी, तो जो फूड पिरामिड है ना, इस पे मैं बैलेंस डाइट जो भी हम खाते हैं 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट, इसको पहले मैं बताने से पहले वो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया वाला कंटिन्यू करता हूं मैं। या तो अब आपके पास क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी चली गई, या बॉडी आपका मेटाबोलाइज नहीं कर सकता ग्लूकोज को, सेल। अब सेल जो है ना वो फर्दर ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेगा, वो लेगा ही नहीं ग्लूकोज को। आप अगर डालोगे तो वो ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल नहीं ले रहा। आपका ब्लड में ग्लूकोज कब बढ़ता है, जब सेल लेता है उस चीज को इंसुलिन के थ्रू, राइट। राइट। अब क्या होगा कि अब सेल नहीं ले रहा, क्योंकि वो ले नहीं सकता, क्योंकि बॉडी ये नहीं चाहती कि सेल के अंदर अब फर्दर ग्लाइकेशन हो, माइटोकॉन्ड्रियल अब फर्दर डैमेज हो। तो रिजेक्ट करता है, और उस रिजेक्शन को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। आप बात को समझ रहे हैं ना। यस। जितनी भी ऑडियंस है वो बेटर इसको समझ पाएगी, क्योंकि बॉडी को ये पता है कि हमें किसे ज्यादा ग्लाइकेट करने के लिए अलाउ करना है और किसे नहीं करना। तो सेल के अंदर जो हमारा जो भी ऑर्गेनेल्स है, वो अगर एक बार डैमेज हुआ तो वो उस तरह से रिप्लेस नहीं हो सकता जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स रिप्लेस हो सकते हैं एवरी 3 मंथ्स, राइट। तो आपका रिप्लेसमेंट रेड ब्लड सेल का हो सकता है, लेकिन कुछ टिश्यूज हैं जो जिनका डैमेज होगा तो वो फिर से आएगा नहीं। तो बॉडी काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रही है, अब फर्दर ग्लूकोज आप ना दें, और अगर आप देंगे तो ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि सेल में वो जा नहीं सकता। और इसको, इस फेनोमेना को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। राइट। और इसलिए अब आपको कार्बोहाइड्रेट को कहीं ना कहीं डाइट में कट करना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा आपको, कि अगर या आप उस स्टेट में कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम है आपके लिए। और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा लो कार्ब डाइट का। या सो कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है, मैं पेशेंट लोग को बोल देता हूँ कि आप जितना राइस या रोटी, व्हीट वाला प्रोडक्ट, और जितना आप नूडल्स, आपका जो जिसमें ज्यादा शुगर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट वाला, हम ओडिया में इसको श्वेतसार बोलते हैं, ठीक है। तो ओके। उसी वाला खाना, जैसे एक डॉक्टर डेविड ऑनविन का एक मेरा पास चार्ट है, उसी चार्ट को मैं शेयर करता हूँ हमारे पेशेंट के साथ, EGL बोल के। एंड उसमें जैसे अराउंड 150 ग्राम ऑफ राइस कंटेंट 10 टीस्पून ऑफ शुगर्स, लाइक दैट। तो इसीलिए उसी जिसमें ज्यादा जितना शुगर होता है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा है, बॉडी नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो रिलेशन है पानक्रियास के साथ, क्या रिलेशन है, मतलब पानक्रियास में इंसुलिन उसी की वजह से स्टॉप है, या उसका क्या इफेक्ट है पानक्रियास में, लिवर में क्या इश्यूज है उसके? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना डायबिटीज का या इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ग्लूकोटॉक्सिसिटी का इशू है, क्योंकि आप इतने ज्यादा ग्लूकोटॉक्सिसिटी, हाँ, राइट, ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। सो इट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, ठीक है। तो बिल्कुल। हम जितना ग्लूकोज लो वाला फूड लेंगे इतना अच्छा है, राइट। राइट, राइट।
तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो HbA1c हमारा बढ़ता है। उसी तरह से वो ब्लड शुगर जो है आपके हर एक टिश्यू से अटैच हो रहा है, क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक सेल हमारा प्रोटीन इन नेचर है। और आप ग्लाइकेशन किसको कहते हैं? जब शुगर मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन से अटैच होता है, किसी प्रोटीनस स्ट्रक्चर से। तो वो प्रोटीनस स्ट्रक्चर हमारा सेल भी है, बीटा सेल भी है, सारे बॉडी के जितने सेल्स हैं वो भी हैं। तो उस सारे से कहीं ना कहीं ग्लूकोज अटैच हो रहा है और सभी के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है। तो अब आपका हो सकता है बीटा सेल जितना इंसुलिन पहले बना रहा था, अब उतना नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर को डैमेज किए हैं ना एक्स्ट्रा शुगर लेकर के डाइट में। राइट। और जो रिकमेंडेशन है वो एक्स्ट्रा है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। Exactly. Now the what are the wrong things in the common food going on? Because अभी जो मतलब फूड पिरामिड आप देखोगे ना, जो बेसलाइन ऑफ द फूड पिरामिड दैट कंटेन 60 to 70% carbs. राइट। Yeah. So what are the some common misconception about the diets? Can you explain some misconception? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो मिसकॉन्सेप्शन है वो तो रिगार्डिंग लो कार्ब डाइट ही है। और जिस मिसकॉन्सेप्शन की हम बात करते हैं वो यूजुअली रिलेटेड है लो कार्ब डाइट से, क्योंकि हाई कार्ब डाइट को तो कहीं से कोई ब्लेम कर नहीं रहा। तो हम लो Okay. कार्ब डाइट के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। हाई कार्ब डाइट तो बहुत हेल्दी है ना। तो अच्छा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के घटा देंगे तो दो चीज बचा, हमारा प्रोटीन बचा और फैट बचा। लेकिन लोगों को फैट फोबिया है। वो लोग फैट लेंगे तो सोचेंगे अगर फैट में लेऊंगा, जैसे अगर फैट ले जाऊंगा तो हमारे बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाएगा। राइट। सो उसी जो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मैं अगर घी खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं अगर मटन खाऊंगा, चिकन खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अंडा खाऊंगा, उसका येलो पार्ट खाऊंगा तो हार्ट अटैक होगा। तो उसका जो मिथ्स है ना लोगों को, पहले जैसे हमारा बुक्स में भी पहले था, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे पार्टिसिपेंट लोग को? तो लो कार्ब डाइट का सबसे जो बड़ा मिथ ये है कि आप जब लो कार्ब डाइट लेते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका कम हो गया, आप 60 to 70% तो रहेगा नहीं डेफिनेटली। और थोड़ा ये भी मैं बता दूं कि लो कार्ब डाइट एक्चुअली है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को ना लो कार्ब डाइट भी एक्चुअली अच्छे से पता नहीं है। तो लो कार्ब डाइट में एक्चुअली ये होता है, एग्जैक्ट उसका ना डेफिनेशन है लो कार्ब, कितना कितना कार्ब्स हमारा होगा तभी हम उसे लो बोल सकते हैं, है ना। कुछ लोग क्या है, जैसे एवरेज जो एडल्ट हैं इंडियन, वो 250 to 300, इवन मोर देन दैट, 350 400 ग्राम भी खा रहे हैं बहुत लोग। कार्बोहाइड्रेट डेली खा रहे हैं 300 to 400 ग्राम ऑन एन एवरेज। अब वो क्या करते हैं, 300 to 400 ग्राम से अगर वो 250 कर लिए तो वो उसे लो कार्ब का नाम देने लगते हैं। राइट। प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने टोटल जो भी एनर्जी इनटेक है, जो आप कैलोरी के फॉर्म में यूजुअली आप देखते हो, जो गलत है एक्चुअली, वो मेजरमेंट जो एस्टिमेशन आप करते हो कैलोरी के फॉर्म में अपने एनर्जी इनटेक को, वो टोटली मतलब रबिश है। उसको कभी और हम डिस्कस करेंगे। बट जो भी एनर्जी हम देख रहे हैं कैलोरी वाला मॉडल में, अगर हम एडल्ट का देख रहे हैं 2000 कैलोरी उसे खानी है डेली, किलो कैलोरी, तो उसका हम ऑलमोस्ट अराउंड बिलो 10% रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ओके। 10% से ज्यादा हुआ तो वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं है, वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट स्कोर हुआ। मतलब बेसिकली क्योंकि अब पहले आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम 400 ग्राम था, तो अब आपने रिलेटिवली कम कर दिया। तो रिलेटिव स्कोर जो है ना वो आपका कम हो गया, क्योंकि पहले 400 था अब 300 हो गया, या 300 था पहले तो अब 200 हो गया। तो रिलेटिव यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, तो इसे हम ना लो कार्बोहाइड्रेट स्कोर डाइट बोलते हैं। ये लो कार्ब डाइट नहीं है, ये लो कार्ब स्कोर डाइट है। दोनों में ओके। डिफरेंस होता ओके। है। आपका स्कोर कम हो गया मतलब आप कंटेंट क्योंकि कम कर लिया, आप थोड़ा भी कम कर लोगे ना आप उसे लोअर साइड बोल सकते हो, लोअर कार्ब साइड। पेशेंट लोग को यूजुअली क्या होता है कि उनको कैलोरी कैलकुलेशन ये सब बहुत कंफ्यूज लगता है, जो कि है भी। तो बिल्कुल। उनके लिए सिंपल, अगर ग्राम्स के हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट के हाँ से ज्यादा होने से उसको हाई कार्ब बोला जाता है, और जी, कितना से लो होना चाहिए, वो बिल्कुल वही सिंपल मैं हो जाएगा पेशेंट के लिए जी क्या? वही मैं बता रहा था। उसमें क्या था, जैसे आपका 2000 किलो कैलोरी है, आप उसका 10% अगर निकालते हैं तो 200 आता है, 200 किलो कैलोरी। अब 200 किलो कैलोरी को आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो कितना तो आएगा? अराउंड 50, 50। अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। या अगर आपका उससे ज्यादा जा रहा है तो आप उसे लो कार्ब डाइट का नाम नहीं दोगे। हाँ, आप उसे हाई कार्ब भी नहीं कह सकते डेफिनेटली, क्योंकि हाई कार्ब तो अराउंड हमें पता है 60 to 70% होता है। लेकिन आप इसे यस। लो कार्ब भी नहीं कह सकते। लो कार्ब के लिए आपको, अगर आप 2000 आपका किलो कैलोरी है, देन आपका 50 ग्राम से कम होना ही होना है कार्बोहाइड्रेट।
उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग इसमें अब फिर टोटल नेट कार्ब्स और ये टोटल कार्ब्स में भी कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। तो इस चीज को भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका अगर 50 ग्राम है तो आपको टोटल कार्ब को कंसिडर करना है, नेट कार्ब्स को नहीं। यस। क्योंकि नेट कार्ब्स जो है वो थोड़ा सा फॉल्स है, वो जो आइडिया है ना वो बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेट कार्ब्स का इफेक्ट और टोटल कार्ब्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ब्लड शुगर पे। आप फाइबर, क्योंकि जो नेट कार्ब आ रहा है ना बेसिकली आप क्या कर रहे हो, टोटल कार्ब से, टोटल कार्ब्स मतलब जो स्टार्ची कार्ब्स है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और आप उसे Okay. फाइबर से माइनस कर दे रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो। क्योंकि फाइबर वाला पार्ट जो है वो ग्लूकोज को तो बढ़ाएगा नहीं, यस। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा नहीं, वो तो इनडाइजेस्टिबल है बेसिकली। तो अब आप बेसिकली आपके अगर किसी फूड आइटम में 70 ग्राम ऑफ स्टार्च है और आपका 20 ग्राम फाइबर है, तो आपका नेट कार्ब्स क्या हो गया, 50। ओके। राइट। तो अब आपको इस नेट कार्ब्स को अगर ध्यान में आप रखोगे तो आपको लग रहा है कि मैं लोअर साइड हूं, लेकिन नहीं, फाइबर को आपको हटा करके ही, आपको फाइबर को इंक्लूड करके ही चलना है सब कुछ। टोटल कार्ब्स ही मैटर करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका फाइबर जो है वो ब्लड शुगर को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। वो थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार फाइबर होगा और वो आपके ग्लूकोज के स्पाइक को टोटली कम कर दे, ऐसा होता नहीं है। आपका ग्लूकोज स्पाइक होता रहता है, नहीं तो फिर होल ग्रेन्स वाले खाने वाले लोग आराम से ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेते। नहीं हो रहा है ना कंट्रोल, राइट। किसी का होल ग्रेन्स खा रहे हैं फिर भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि फाइबर के रहना हमारे लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मतलब एनफ नहीं है। इसलिए आपको हमेशा टोटल कार्ब्स को लेना है। अगर टोटल कार्ब्स आपका 50 से ज्यादा है तो वो लो कार्ब डाइट नहीं होगा। अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेन्स, राइट। सुबह से उठेंगे इडली पूरी, उसके बाद चावल, उसके बाद व्हीट का आटे का रोटी, ये सब चल रहा है अभी, ठीक है, मैक्सिमम जगह में। अब वी आर सीइंग एवरी प्लेसेस। इफ यू गो टू साउथ साइड, इडली पोर दही बड़ा, और इफ यू गो टू योर नॉर्थ साइड, यू सी सम लाइक दैट मोर व्हीट वाला प्रोडक्ट है। तो जो सबसे द द नो ग्रेन्स नो पेन, एक बुक है, नो ग्रेन्स नो पेन, राइट। उसको मैं पढ़ रहा था, उसी बुक को मैं मेरा पार्टिसिपेंट के साथ भी शेयर किया हूँ। तो व्हाट द प्रॉब्लम विद द ग्रेन्स नाउ? ग्रेन्स का पहला प्रॉब्लम ये है कि वो जो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, आप कितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो वो कर लो, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट नहीं आ जाएगा, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है हमारे लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है, और अल्टीमेटली क्योंकि वो स्टार्च है बेसिकली। आप जो होल ग्रेन्स बोलते हो कि खाना है होल ग्रेन्स, कौन सा बंदा है इंडिया में जो होल ग्रेन्स खा रहा है? सब तो आटा ही खा रहा है ना उसका। राइट, राइट। होल ग्रेन्स कोई नहीं खाता है बैठ करके रॉ फॉर्म में। उसको आप जब कुक करोगे तो वो कंप्लीट स्टार्च बन जाता है, और माउथ में ही आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है काफी हद तक। आप स्टमक की इंटेस्टाइन की तो बात ही छोड़ दो, माउथ के लेवल पे ही वो स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब आप ग्लूकोज बेसिकली, अब आप ग्लूकोज को डायरेक्ट लो या अनाज लेकर के मुंह में ग्लूकोज में कन्वर्ट करा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना? राइट। तो स्टार्च का लेना और डायरेक्टली शुगर का लेना, ग्लूकोज का लेना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जिस लेवल का इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज हो रहा है ग्रेन्स वाले प्रोडक्ट में, फार्मिंग में, मोनोक्रॉपिंग जिसे हम कहते हैं, वो सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमारे पेट के अंदर जा रहा है, गट में जा रहा है, और वो गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर रहा है। जो भी हमारे गट में बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी और भी पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स तो नहीं बोलूंगा, जो भी और भी कॉमेंसल हैं, वो फंगस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, तो जब भी माइक्रोबायोम हम बोलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ सब कुछ आ जाता है। यस। तो जैसे अल्टीमेटली मैं एक माइक्रोबायोम के ऊपर मेरा क्लास लिया था पिछले क्लास में, तो उसमें 1:9 रेशियो। वी आर ओनली 10 millions, but more than 90 millions are microbes we have, ठीक है। तो वी नीड टू ईट फॉर आवर माइक्रोबायोम्स ऑल्सो, एंड हमारा माइक्रोबायोम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो लीकी गट सिंड्रोम जैसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, एंड ऑटो इम्यूनो डिजीज जैसा आता है। सो हाउ टू कीप माइक्रोबायोम गुड? गुड माइक्रोबायोम करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? हाँ, तो जो ग्रेन्स का जो प्रॉब्लम था ना, 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताया
चौथा जो प्रॉब्लम है वो है एंटी न्यूट्रिएंट। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत लोग नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते। पता नहीं एंटी न्यूट्रिएंट्स की जब भी बात होती है ना तो बहुत ज्यादा लोग एम्फेसिस नहीं देते। जितने भी इवन डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे इंडिया में, वो लोग भी कहीं ना कहीं जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन बहुत सीरियसली एड्रेस नहीं कर रहे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट्स इतना ज्यादा होता है ग्रेन्स में, इवन सारे प्लांट बेस्ड फूड में, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है, किसी में कम है, लाइक ज्यादा है। लेक्टिन्स लेक्टिन बिल्कुल, एंड ग्लूटेन। ऑक्सैलेट्स, ऑक्सैलेट्स है, Hmm. इवन फिर आपका फाइटेट्स है। Hmm. तो सारे तरह के ये सब एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपके डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है अदर फूड आइटम से भी हो सकता है Hmm. जो जा रहा है, और राइस का जो खुद का न्यूट्रिएंट्स है, वो खुद का न्यूट्रिएंट ही वो एंटी न्यूट्रिएंट आपको एब्जॉर्ब नहीं होने Okay. देगा, है ना। और अदर फूड से जो आपका Mhm. न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, Mhm. जैसे कुछ वेजिटेबल्स हो गए, कुछ हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसको भी एब्जॉर्ब होने से रोकेगा। Mhm. विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, बहुत सारे हैं इसमें। तो वो सारे चीजों के आप एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हो, Mhm. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। और इसलिए हम जनरल जानते भी हैं, इस चीज को मानते भी हैं कि जितने भी प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उसके बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं Mhm. पाता, सेल तक। Mhm. हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए, Okay. ब्लड में पहुंच जाए, लेकिन ब्लड से फिर सेल तक नहीं जाता। Right, right, right. So we go to after carbohydrate, we discuss some about proteins. ठीक है। अभी लोगों में प्रोटीन के लेकर बहुत सारा डर है कि प्रोटीन जरा फूड खाऊंगा तो मेरा किडनी खराब हो जाएगा, प्रोटीन वाला फूड खाऊंगा तो मेरा लिवर पे प्रेशर पड़ेगा। तो आप उनको क्या रेकमेंड करोगे जो लोग डर रहे हैं प्रोटीन को और प्रोटीन को नहीं ले, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे तो प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो उसमें आप प्रोटीन कितना रेकमेंड करते हो, और प्रोटीन का जो कॉमन सबसे मिसकंसेप्शन उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। प्रोटीन से रिगार्डिंग जो भी मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि प्रोटीन बहुत डैमेजिंग है लिवर के लिए, किडनी के लिए, और एजिंग कराता है बहुत तेजी से, एज होता है उससे बहुत ज्यादा। और ये जो 3 मिथ्स है ना, इतना एनफ है एक्चुअली पब्लिक को डराने के लिए, मतलब प्रोटीन ज्यादा नहीं खाने के लिए। तो किडनी वाला तो बहुत कॉमन है। और जहां तक बात है किडनी डिजीज से रिलेटेड प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, एग्जैक्ट रिकमेंडेशन है, वो तो इंडिविजुअली पेशेंट को ही दिया जा सकता है एज अ डॉक्टर। हम लोग क्योंकि डॉक्टर हैं, हम लोग एक जनरलाइज्ड एक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, वो आइडियल होगा भी नहीं। बट जो भी एवरेज एक इंटेक है प्रोटीन का, वो मुझे ऐसा लगता है कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट भी नहीं है। जो उससे मिनिमम ज्यादा है। रिकमेंड, मिनिमम नहीं, उतना भी नहीं है। हम्म। जो एवरेज इंटेक में मैं बात कर रहा हूँ, इंटेक की बात कर रहा हूँ, जो भी एवरेज एडल्ट है, मेल या हम्म। फीमेल इंडियन, वो हम्म। एक्चुअली 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट भी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। वो जो रिकमेंडेशन है वो मिनिमम रिकमेंडेशन है कि उतना आपको लेना है टू प्रिवेंट मैल न्यूट्रिशन। यस। तो आप उतना भी नहीं ले रहे हो, और इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रेन्स और सीरियल्स इतना ज्यादा है हमारी डाइट में, तो आपका हम्म। प्रोटीन उतना पहुंच ही नहीं पाता। और एग्स भी लोग नहीं खाते हैं। और जो भी हम्म। आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आप इतने बल्क में नहीं खा सकते हो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को, अगर आपका प्रोटीन पाउडर के थ्रू आप नहीं ले रहे हो उस प्लांट बेस्ड प्रोटीन को। क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रोटीन पाउडर तो ले नहीं सकते अगर आप राइट। सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो। तो आप बेसिकली फ्रूट फॉर्म में जो ले रहे हो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स, राइस के फॉर्म में, जो भी लेग्यूम्स है दाल के फॉर्म में, वो उसका क्वांटिटी इतना नहीं है कि आपको 1 ग्राम पर केजी तक वो पहुंचा पाए बॉडी वेट तक। देयर नहीं। इज अ टर्म कॉल्ड द प्रोटीन क्वालिटी। ठीक है। जैसे हम नेट प्रोटीन न्यूट्रिशन एग का बोलते हैं 99%, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन जिसको बोलते हैं, बिकॉज इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एनिमल प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन टू एब्जॉर्ब द बॉडी, रेडीमेड प्रोटीन फॉर द बॉडी। सो आप अगर डिफरेंशिएट करोगे प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन, तो हाउ दे कैन अफेक्ट रियली टू द बॉडी। प्लांट प्रोटीन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका जो अमाइनो एसिड है प्रोफाइल, वो सारे अमाइनो एसिड अवेलेबल एक मैट्रिक्स में नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ एक मिसिंग होता है, एक अमाइनो एसिड, कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड हो सकता है वो। और एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हुआ जो हमें डाइट के थ्रू लेना ही लेना है, क्योंकि बॉडी बना नहीं सकती। अब आपके डाइट में कोई एक भी अमाइनो एसिड अगर मिसिंग होगा और बॉडी उसको क्योंकि बना नहीं पा रही है, तो अब वो एसेंशियल अमाइनो एसिड के नहीं होने की वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा प्रॉपर।
क्योंकि Right. प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो सिंथेसिस है, बनना है, वो तभी हो सकता है जब हर एक उसके जो एसेंशियल कंपोनेंट है, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट अमीनो एसिड के फॉर्म में, वो प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोटीन जब स्ट्रक्चर अपना एक फॉर्म, एक शेप ले रहा होता है, जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो वो जो एक स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क बनता है ना, एक अमीनो एसिड के जुड़ने से, क्योंकि आपका एक एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग है, तो वो एक प्रॉपर एक फ्रेम नहीं ले पाता। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर, हार्ड कोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल आपका तैयार नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या करोगे, बेसिकली अब आप मसल टिश्यू को सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे उस तरह से, तो आप लीन मसल टिश्यू को मेंटेन नहीं कर पाओगे, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, कि आपका अमीनो एसिड मिसिंग था। तो यहाँ पे अब वीगन और वेजिटेरियन जो है इस तरह से रैशनलाइज करते हैं इस चीज को भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं कि राइस में अगर नहीं है तो वो अमीनो एसिड दाल में है, राइस और दाल को मिला देते हैं और इस तरह से हम अमीनो एसिड प्रोफाइल को इम्प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप अगर अमीनो एसिड प्रोफाइल को अगर मिला भी लिए, मैच भी कर लिए, तो यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट खा लिए मिलाने के चक्कर में। Right. और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप एग्जैक्ट प्रोपोर्शन को डाइट के थ्रू आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में एनिमल फूड में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप एग्जैक्टली मिमिक नहीं कर सकते हो। कितना भी आप दाल चावल, आप नहीं उतने कैलकुलेटिव हो सकते हो। ये हमारी बॉडी जानती है, और वो नेचर ने हमें दिया है एनिमल फूड हमें खाने के लिए, उनसे दूर जाने के लिए नहीं। एनिमल ही हमारा फूड है, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और Right from evolution, we are living in the jungle, and at that एग्जैक्टली, time we are hunter gatherer. बिल्कुल, We hunt together and eat together also. या We also eat meat, we also eat fish, and so many. That was our real diet, proper human diet. What I told to my राइट, participant also. राइट, And उस टाइम हम जैसे कुछ अभी का जो कुछ मिथ्स है जैसे प्रोटीन के बारे में, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे प्रोटीन खाने से लोग बोलते हैं कि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? हाँ जी। ये इस पे मैंने एक ना पॉडकास्ट किया था अभी कुछ दिनों पहले, मतलब हम्म, जगप्रीत जी नाम है उनका, और बहुत अच्छा गया था वो पॉडकास्ट। हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ और इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, उस पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। उसमें भी हम्म, मैंने इस टॉपिक को कवर किया था। और उसमें प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो यूरिक एसिड है, ये आ कहाँ से रहा है। यूरिक एसिड बेसिकली एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी में ना एक प्यूरिन नाम का एक चीज होता है, और वो कहाँ पे होता है, वो हर एक सेल में है। आप अगर प्लांट में भी जाओगे तो प्लांट के पास भी प्यूरिन है, प्यूरिन पायरिमिडीन। ये क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा बेसिकली। और आप जब भी कुछ खाते हो, वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो आप सेल खा रहे हो ना। सेल yes, सेल मिलता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, और पूरा एक बॉडी हमारी तैयार होती है। तो आप जब भी किसी चीज को भी खा रहे हो, तो आप बेसिकली यूनिट वाइज अगर देखते हो मॉलिक्यूलर लेवल, तो आप सेल खा रहे होते हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो। अब आप जब भी सेल खाओगे, तो उस सेल के अंदर अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम प्यूरिन बोलते हैं। right, अब वो प्यूरिन हमारी बॉडी में जा रहा है उस फूड के थ्रू, और वो प्यूरिन जब भी मेटाबोलाइज होगा, उसे बॉडी जब भी तोड़ेगी, तो अल्टीमेटली वो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जहां पे भी हमारा प्यूरिन होगा, वहां पे प्रोटीन भी होगा, क्योंकि सेल अपने आप में एक प्रोटीन है, राइट। right, right. प्यूरिन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन प्यूरिन नहीं है। आप जिस सेल को खा रहे हो, उसी सेल के पास प्रोटीन भी है, उसी सेल के पास प्यूरिन भी है। तो जो Okay. यूरिक एसिड हमारा आ रहा है, वो तो प्यूरिन से आ रहा है। तो आप अगर प्रोटीन को कम कर देते हो, एनिमल बेस्ड डाइट को छोड़ करके आप मीट नहीं खाओगे, एग्स नहीं खाओगे, तो आप प्रोटीन तो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कंटेंट कम हो जाएगा प्रोटीन का, बट प्यूरिन जाता रहेगा बॉडी में आपके, क्योंकि प्यूरिन सेल के अंदर है। हाँ, हो सकता है प्यूरिन का अमाउंट भी कम हो जाए, क्योंकि जिस सेल के पास प्रोटीन ज्यादा है, वहां पे प्यूरिन भी ज्यादा है। ये एक कॉमन चीजें हैं। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है कि आप देखो, जितने भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, वो अगर प्रोटीन को कम कर देते हैं, तो उनका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वो Right. प्यूरिन को भी कम कर देते हैं, तब भी उनका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। हर लोग या तो एलोप्यूरिनॉल खा रहे हैं या फेबुक्सोस्टैट खा रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई दवा चल Yes. रही होगी। क्यों? क्योंकि Yes. आप कम तो कर दिए, प्यूरिन को कम कर दिए, प्रोटीन को कम कर दिए डाइट में, बट प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है अच्छे से। और किडनी का काम होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना यूरिन के थ्रू। अब आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा, Yes. तो अब
क्या होगा कि यूरिक एसिड आपके ब्लड में रह जा रहा है, राइट? तो यूरिक एसिड को निकल जाना है यूरिन के थ्रू, यस, ब्लड में नहीं आना है रीअब्सॉर्ब होकर के, क्योंकि किडनी पे ना 2-3 फंक्शन होते हैं, कुछ चीजों का सिक्रीशन होता है जिसे हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं कॉमन टर्म में। तो कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं होना होता है बार दोबारा से, रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे जनरली रीअब्जॉर्प्शन होता है मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। just a minute, sorry to interrupt because of some problem. It is stopped. So just a minute. We'll start it again. Okay. So welcome, Dr. Kisalia again. Just a small glimpse and yes. So हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स जैसे कॉमन मिथ्स है कि प्रोटीन अगर ज्यादा खाएंगे तो आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, किडनी में दिक्कत आ जाएगा। तो उसके बारे में और एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रोटीन में डर है। और इंडिया में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि वो मंडे नहीं खाएंगे, संडे खाएंगे, मंडे नहीं खाएंगे। उसके बाद मंगलवार खाएंगे, वेडनेसडे खाएंगे, मंगलवार नहीं खाएंगे, और बुधवार खाएंगे, गुरुवार नहीं खाएंगे। ये सब चल रहा है, ठीक है। तो कैसे कॉमन डाइट में हम लोग प्रोटीन को बैलेंस करेंगे उसमें, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। जी, तो उस चीज को यूरिक एसिड वाला एक पार्ट, जो एक लाइन 2 लाइन है ना, उसको मैं बोल देता हूँ, फिर इसको बोलता हूँ। तो यूरिक एसिड का अब प्रॉब्लम तो रह गया आपका, क्योंकि आप अगर कम भी ले रहे हो डाइट में, प्रोटीन हो या प्यूरिन हो, तो अल्टीमेटली वो जो कम प्यूरिन है वो भी नहीं निकल पा रहा है यूरिन से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड में तो बढ़ेगा और फिर आप ड्रग्स लोगे। तो आप इसलिए देखो कि सारा डाइटरी एडवाइस के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आप लो प्रोटीन लो डाइट में, लो प्यूरिन डाइट लो, उसके बाद भी आपका ड्रग्स चल रहा होता है, एलोप्यूरिनॉल हो या फेबिक्सोस्टैट हो, क्योंकि ड्रग्स आंसर नहीं है, लो प्यूरिन डाइट आंसर नहीं है। आप अपने किडनी फंक्शन को इंप्रूव करो, और वो तभी इंप्रूव होगा जब आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे, प्रोटीन को बढ़ाओगे। आंसर ड्रग्स नहीं है, आंसर लो प्रोटीन डाइट नहीं है, लो प्यूरिन डाइट नहीं है ना। तो आप किडनी तो के फंक्शन को इंप्रूव करो लो कार्ब डाइट से, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लो प्रोटीन डाइट लेने की, लो प्यूरिन डाइट। एग्जैक्टली मैंने वही किया था। सो मेनी पेशेंट्स, इवन उनका थोड़ा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है ना, नो पेन इन द जॉइंट्स एट ऑल, ठीक है। बिल्कुल दिस इज बिल्कुल माय फाइंडिंग्स इन माय सो मेनी केसेस। वो लोग डर जाते हैं कि सर मेरा यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ गया है, कुछ जरूरत नहीं, जॉइंट्स पेन है, नहीं है जॉइंट्स पेन, ठीक है। तो राइट। वही मैं बोलता हूँ, मेडिसिन खाने की भी जरूरत नहीं है। एंड अभी कुछ कुछ स्टडीज में ये आया कि यूरिक एसिड इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल बिल्कुल उसके राइट। बारे में आपको क्या बोलना है, मतलब यूरिक एसिड का जो रोल्स है हमारे बॉडी में। हाँ, यूरिक एसिड एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी का। ये एक्चुअली बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, डॉक्टर्स भी नहीं जान रहे हैं। हम्म और ये यूरिक एसिड, जैसे कुछ बर्ड्स में ना एक एंजाइम होता है यूरिकेज, हम्म जनरली बर्ड्स जैसे हम एवियन भी बोलते हैं, एव्स फाइलम हम पढ़ते थे जब हम बायोलॉजी, तो उसमें एव्स एक बर्ड्स एक फाइलम होता है, हम्म जिनके पास यूरिक एसिड को तोड़ने का एंजाइम होता है यूरिकेज, और वो एंजाइम हमारे पास नहीं है। अब वो एंजाइम राइट। में भी शायद नॉकआउट हो गया, वो एंजाइम अब हमारा काम नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल हो गया, और यूरिक एसिड अब टूट नहीं पाएगा। तो यूरिक एसिड क्या होगा, अब थोड़ा सा ब्लड में रहेगा, और वो जो हम्म है सर्व करता है हमें एज एन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि अब वो टूट नहीं रहा है। क्योंकि यूरिक एसिड को तोड़ने वाला जब टूटता है तो शायद एलेंटोइन में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है उसका। तो वो अब कन्वर्जन हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिकेज एंजाइम नहीं है हमारे पास यूरिक एसिड को तोड़ने वाला। तो अब हमारा ब्लड में यूरिक एसिड रहेगा, आप कभी भी यूरिक एसिड को निल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूरिक एसिड नहीं टूट सकता फर्दर, यूरिकेज नहीं है, एंजाइम नहीं है। और इसलिए इस एंजाइम बेस्ड एक ड्रग्स भी आता है, जिस शायद रेस्ब्यूरिकेज बोलते हैं उसे हम, और ये गाउट में कुछ लोग शायद प्रिस्क्राइब भी होता है। रेस्ब्यूरिकेज क्या कर रहा है कि यूरिक एसिड को तोड़ रहा है उस एंजाइम के थ्रू। तो यूरिक एसिड जब टूटेगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल डाउन होगा। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करते रहें। यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसे ब्लड में आप रहने दें। आपको अपनी बॉडी के अंदर का जो भी इन्फ्लेमेशन है जो आपकी डाइट से आ रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना होगा, और वो यूरिक राइट। एसिड एक प्रॉपर लेवल में रहना चाहिए, वो हमारे लिए एसेंशियल है। और वो विटामिन सी से कहीं ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। तो
यूरिक एसिड को आप डिस्टर्ब मत करिए। यूरिक एसिड Yeah. का लेवल हमारे लिए रहना जरूरी है। वो एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, जिस तरह से विटामिन सी है। और विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का पर्पस सर्व भी नहीं कर रहा होता है, अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं ले रहे होते हैं तो। क्योंकि वहां पे जो विटामिन सी का पर्पस होता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट वाला इफेक्ट के लिए नहीं होता है। वहां पे इसलिए होता है कि कोलेजन प्रोडक्शन होता रहे बराबर से हमारी बॉडी में, क्योंकि वो एक को फैक्टर की तरह काम करता है। अगर विटामिन सी डिफिशिएंट हम होंगे तो स्कर्वी हो जाती है। जैसे बहुत लोगों को पता है कि विटामिन सी डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। जहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ब्लीडिंग गम्स और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं। जॉइंट में भी ब्लीडिंग हो सकता है सीवियर केस में, Okay. क्योंकि कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को आप कम मत करो, आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करो, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और वो यूरिक एसिड, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा ना, तो यूरिक एसिड एक प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे को जनरेट करने लगता है। क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी आपके पास इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन एस्टेब्लिश्ड है बॉडी के अंदर, और अब आप फर्दर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता है, तो अब इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं और एक्सेंचुएट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, एक्सेजरबेट कर जाता है। तो इसलिए वो बढ़े ना, इसलिए आप सोचते हो कि यूरिक एसिड को ही कम करते हैं। नहीं, आप इन्फ्लेमेशन को कम करो, यूरिक एसिड के लेवल को डाउन मत करो, इन्फ्लेमेशन को कम So, करो। Dr. Kasalya, you are always telling the chronic inflammation is the main cause of all these problems. So, what is the cause of chronic inflammation? जो inflammation उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है chronic inflammation का? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपके बॉडी में जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जैसे आपका एक पोल्यूशन लेवल है, एयर पोल्यूशन हो गया, Yeah, pollution. Okay. उसमें बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलेट मैटर हैं जो आप नहीं चाहते हुए भी Yeah. आपकी बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट करेगा। कितना भी आप फिल्टर लगा लो, मास्क लगा लो, वो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, और बॉडी Yeah. उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। इम्यून सिस्टम ही लेगा डेफिनेटली। बॉडी तो हमेशा तैयार है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आए तो हम उसे लड़ें और अपनी बॉडी को डिफेंड करें। और वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है हमारी बॉडी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजर में, वैसी चीजों को खाना जो आपकी बॉडी डिजाइन नहीं है उस चीज को खाने के लिए। Yes, जैसे diet. Second डाइट, thing is diet. So डाइट। the wrong food what we are taking that causing the chronic inflammation. So कौन कौन सा फूड हमारे बॉडी के लिए डिजाइन नहीं है, कौन सा फूड डिजाइन है, प्लीज एक्सप्लेन दैट। बिल्कुल। अब फूड पे आते हैं तो हम अपने लिए फूड हमने बनाया है। जैसे जो भी हम फूड खा रहे हैं ना एज अ स्टेपल, वो हमने बनाया है, वो नेचर ने हमें नहीं दिया था कभी। जैसे राइट। राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेलेक्टिव ब्रीडिंग का ये सब रिजल्ट है। अब इसे हम नहीं कह सकते ये नेचर ने हमें दिया, ये नेचुरल फूड है ह्यूमन बींग्स के लिए, नेचुरल नहीं है। अब इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि आप अगर इसे खाते हुए अगर बीमार नहीं हुए हो अब तक, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि शायद अब तक आपको ये उतना सीवियरली इफेक्ट नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उस फूड आइटम में सारे ऑलमोस्ट सारे प्लांट बेस्ड फूड आते हैं, जो आप पूरे साल खाते हो और डेली बेसिस पे खाते हो 3 से 4 बार। और अब तो उसका भी एडवांस वर्जन हम ले रहे हैं पैकेज फूड के फॉर्म में। क्योंकि जो भी पैकेज फूड है वो उसी सीरियल ग्रेन से आ रहा है, बट ये है कि उसको आप अच्छे से टेस्टी बना दे रहे हो। इंडस्ट्री वाले लोग उसको टेस्टी बना देते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट वगैरह ऐड कर देते हैं, एडिटिव्स, उससे और हाइपर पैलेटेबल हो जाता है फूड। तो आप उसी गार्बेज को, उसी कार्बोहाइड्रेट को आप और रिफाइंड और प्रोसेस्ड वे में खा रहे हो। और ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं, बॉडी इसको ना मतलब बहुत ज्यादा उस तरह से लेती नहीं कि ये हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। ये बॉडी के लिए काइंड ऑफ ना फॉरेन मैटर हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ और आ गया, कहीं और से आ गया, इसे अब हमें डील करना है। तो वो कहीं से भी नॉरिशिंग नहीं है हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो बॉडी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है कि आओ, मैं आ गया हूं, अब मुझसे लड़ो। राइट, राइट राइट। इट इज चैलेंजिंग टू आवर बॉडी एंड कम्पीटिंग विद आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बारे में हम आते हैं कि हमारा जो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे तो हम फैट्स लेंगे और प्रोटीन लेंगे। तो जो फैट्स हम लोग लेंगे, फैट्स या ऑयल, सो कौन सा वाला फैट्स एंड ऑयल अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल जो मिथ्स है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो पहले चर्चा करते हैं कौन सा फैट्स आप एडवाइस करोगे पेशेंट को लेने के लिए क्या? क्योंकि मेरे लिए एनिमल ही फूड है, और इसलिए मैं एनिमल बेस्ड जितने भी चीजें हो सकती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, उसमें फैट हो या प्रोटीन हो, हाई घी। क्वालिटी। हाँ या बिल्कुल, उसमें घी आ जाता है, हमारा बटर आ जाता है, ये दो है मेनली। और जो भी फैट, अदर फैट है,
क्योंकि अब एक्चुअली मैं बता दूं कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो एनिमल फैट है ना हमारा, वो एंटायरली सैचुरेटेड फैट नहीं है ना। जब भी हम इवन मीट खाते हैं या एग्स खाते हैं तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड फैट नहीं है, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी है। आप दुनिया का कोई भी फूड आइटम आप निकाल लो, किसी भी प्लांट बेस्ड फूड हो या एनिमल बेस्ड फूड, Yes. सारे फूड में आपका तीनों स्पेक्ट्रम है, पॉली अनसैचुरेटेड भी है, मोनो अनसैचुरेटेड भी है, सैचुरेटेड भी है। अब उसमें एक चीज ये है कि आपका किस में सैचुरेटेड ज्यादा है, किस में पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा है। तो एट लार्ज हम ये देखते हैं कि एनिमल बेस्ड फूड में सैचुरेटेड फैट हायर साइड है, टुवर्ड्स 45% और अराउंड 50% हम कह सकते हैं। डॉक्टर कौशल्य, वन थिंग कि अभी पेशेंट लोग का भी वही डर रहता है कि हम जैसे पहले डॉक्टर्स लोग भी एडवाइस के सैचुरेटेड फैट अगर ज्यादा खाओगे तो हार्ट का डिजीज करेगा, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। उसके बारे में उनका जो मिथ्स है उसको आप थोड़ा क्लियर करो। या हाँ, तो उसको उसको मैं बता देता हूँ, इस चीज को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो अब आपके फैट में, जब आप एनिमल फूड को ले रहे हो, एनिमल फैट को खा रहे हो, तो आपके डाइट में बेसिकली मेजॉरिटी में जा रहा है सैचुरेटेड फैट, उसके बाद मोनो अनसैचुरेटेड फैट, कुछ फैट में मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है, देन सैचुरेटेड, देन पॉली अनसैचुरेटेड। तो आप एट लार्ज सैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट खा रहे हो, ठीक है। एनिमल फैट जब आप ले रहे हो तो पॉली अनसैचुरेटेड कम जा रहा है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैट ऐसा होता है कि वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, उसमें डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, इसलिए उसका नाम है पॉली अनसैचुरेटेड। अब डबल बॉन्ड जब ज्यादा होंगे उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच, तो वो ऑक्सीडाइज होगा बहुत ज्यादा। और इस तरह से अगर एनिमल फैट हम खाते हैं तो अपने पॉली अनसैचुरेटेड फैट के इनटेक को हम कम कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें है ही नहीं ज्यादा। तो अब आपका वो ऑक्सीडेशन वाला इशू जो है अपने आप एलिविएट हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। जब आप प्लांट बेस्ड फैट को लेते हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो एवोकाडो ऑयल हो, कितना भी सो कॉल्ड हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, एक एक्सेप्शन है कोकोनट ऑयल जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। या लेकिन बाकी जितने ऑयल हैं, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये मोस्टली सारे पॉली अनसैचुरेटेड है, राइट। मोनो अनसैचुरेटेड भी नहीं है ये। तो अब आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट को इतने लार्ज अमाउंट में लोगे तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडेशन उसका होना ही होना है, क्योंकि अब जिस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो उसे, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए एनिमल फैट में आप घी और बटर से आप स्टिक करके रहो, उसको जितना ले सकते हो उतना लो, डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड पे, फैट या सैचुरेटेड फैट पे। कोलेस्ट्रॉल। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि एनिमल फैट में मोस्टली सैचुरेटेड फैट है, और सैचुरेटेड फैट का एक एडवांटेज है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से पॉली अनसैचुरेटेड फैट ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वो इसके पास, स्टेबल फैट है, हाँ एंटी इंफ्लेमेटरी फैट है, राइट। एग्जैक्टली। अब जो फैट ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो फैट आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं कराएगा उस तरह से। पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है राइट। और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, अब उसकी वजह से बॉडी के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है। तो क्योंकि हार्ट डिजीज एक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का स्टेट है, विदाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपका कभी भी वेसल में प्लाक नहीं जम सकता, ये फैक्ट है। आप कितना भी कोलेस्ट्रॉल ले लो डाइट में, आप कितना भी सैचुरेटेड फैट खा लो, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उस तरह से इम्यून डिसरेगुलेशन नहीं हो रखा है, जहां पे इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ डाइटरी फैट, सैचुरेटेड फैट, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को खाने से हार्ट डिजीज नहीं होगा कभी। इस चीज को समझना है, मानना पड़ेगा पब्लिक को। आपकी बॉडी के अंदर पहले से इन्फ्लेमेशन है, अब आप डाइटरी सोर्स में आपका क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, वो और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा और हार्ट डिजीज को और तेजी से बढ़ाएगा, जहाँ पे प्लाक बनता है, देन ब्लॉकेज हो जाता है, फिर आप जाते हैं स्टेंट कराते हैं, स्टेंट लगवाते हैं, है ना। तो ये सब कंप्लीट मिथ है एक्चुअली कि सैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज कराता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। एंड और एक सबसे बड़ा उनका डर रहता है कि जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बारे में उन लोग का कंफ्यूजन रहता है। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे ऑलरेडी हमारा वेजिटेबल्स ऑयल में जैसे होता है एंड रिफाइंड ऑयल में होता है, तो हाउ टू मेंटेन द रेशियो, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? मैं बहुत ज्यादा ना रेशियो वाले भी चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, हम्म। और उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में एक कारण वो मैं मान सकता हूँ कि प्लांट बेस्ड फैट इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसका ओमेगा 6 वाला कंपोनेंट ज्यादा होता है, उसमें ओमेगा 3 कम होता है। बट इनहेरेंटली अगर देखा जाए ना तो ओमेगा 6 उतना भी खराब नहीं है जितना हम ब्लेम करते हैं उसको।
अगर आपकी बॉडी में पहले से इन्फ्लेमेशन नहीं है तो आप ओमेगा 6 अगर फैट ले रहे हो सीड्स के फॉर्म में, नट्स के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में नहीं, जो बॉटल में ऑयल आ रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो ऑयल है वो तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है। जैसे आप नट्स खा रहे हो तो आप एनवायरमेंट से वो एक्सपोज नहीं है, वो तो ऑयल आपके नट्स में है, सीड्स में है ना, वो तो आप डायरेक्टली आपने ले लिया, तो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ आपका जब आप नट्स खाते हो डायरेक्टली या फिर सीड्स लेते हो डायरेक्टली फूड के थ्रू, तो तब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन उसी नट्स का आप ऑयल डिराइव कर लिए, ऑयल आप निकाल दिया और देन आप उसको खा रहे हो, देन वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है और देन वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है ये सारा ऑयल। तो जब आप नट्स खाते हो, सीड्स खाते हो, तो आपको करना यह है कि आप अगर खा भी रहे हो तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी में पहले से इन्फ्लेमेशन नहीं है ना। यस। रेशियो जरूर ऊपर नीचे है, अच्छा नहीं है ओमेगा 3 का ओमेगा 6 का, बट स्टिल वो नट सीड्स आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी में पहले से इन्फ्लेमेशन नहीं है। और एनिमल फैट जब हम लेते हैं, एनिमल सोर्स फूड लेते हैं जब हम, तो क्योंकि उसमें ओमेगा 6 बहुत कम है, जितना चाहिए उतना है, ऐसा नहीं कह सकते कि कम है, नहीं, हमें चाहिए ही कम, वो जितना चाहिए उतना है उसमें। और स्पेशली तब जब हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं ज्यादा, तब तो एक्चुअली जितना फैट है एनिमल फैट में ओमेगा 6 उतना एनफ है, इवन ओमेगा 3 भी, तो वो एनफ होता है हमारे लिए। तो रेशियो को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा बस ये मानना है कि आपका फैट जो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है ना, वही फैट को आपको खाना है, और वो फैट आपका बटर होगा और घी होगा, मेजॉरिटी में आपको वही लेना है। और बाकी जो फैट है आप ऑयल के फॉर्म में नहीं खाओगे, ऑयल का मतलब है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा वो, और जो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो ऑक्सीडाइज्ड है फैट। नोटेड नोटेड। सो मैंने भी यही देख चुका हूँ कि मेरा पेशेंट जब घी एंड बटर पहले देता हूँ, पेशेंट डर जाते हैं कि उनका कभी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन मैं देख चुका हूँ बहुत सारे लोग ट्राइग्लिसराइड घट जाता है, कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। एंड उसके साथ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बताता हूँ मेरा पेशेंट लोग को, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद सो मेनी रिजल्ट्स दे आर गेटिंग ऑल्सो। लेकिन अभी एक रिसेंट स्टडी आया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करेंगे उनमें ज्यादा हार्ट अटैक मिलेगा और ऑल दिस थिंग्स आएगा। मैं जब उसको स्टडी के ऊपर डिटेल गया, उसमें एक वो पोस्टर प्रेजेंटेशन था, ठीक है, एंड दैट वाज ए नॉन रैंडमाइज्ड एंड दैट क्वेश्चंस इज कलेक्टेड जस्ट questionnaire, some questions through Google form that is collected from the participant, and just like a bogus study, it's not a RCT also. उसके बारे में क्या बोलना है आपका? मैं बस यही कहता हूँ ना कि जितने भी रिसर्च और ये सब स्टडीज आती है ना, उसमें से पहली बात तो कोई भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होता। अगर किसी पे आरसीटी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं वो आरसीटी हो गया। आप कौन सी ऐसी स्टडी कर रहे हो जहां पे आप कंट्रोल कर रहे हो वेरिएबल्स को? यस। है ना, आप देख नहीं रहे हो, आप बस मान लेते हो कि आप उसने ऐसा बोल दिया तो वो ऐसा कर ही रहा होगा। कंट्रोल नहीं है वो, रैंडमाइज है बट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप उसे 24/7 देख नहीं रहे हो कि वो एक्चुअली इस चीज को खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो फ्री लिविंग है ना, फ्री लिविंग इंडिविजुअल है, अपने घर पे रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, खा रहे हैं, अपने हिसाब से खा रहे हैं। वो बस जो बोल रहे हैं वो आप मान रहे हो, और स्टिल आप उसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोल रहे हो, ये गलत है। एक्चुअली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कभी हो ही नहीं सकता, है ना, एथिक्स कमिटी पास ही नहीं होने देगी, ऐसी स्टडीज हो ही नहीं सकती है कभी। तो इसलिए मैं कभी भी एंड ये सब स्टडीज को बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब फेक है, एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सब किया जाता है by the big so-called pharma and so-called food industry company and all these things. So उसमें वो हेडलाइंस, मतलब बहुत सारा न्यूज चैनल में वो हेडलाइन में चलाया, ठीक है, तो मतलब जैसे बिग न्यूज चैनल में आएगा तो ये लोग छोटा छोटा जैसे गोदी मीडिया लोग, वो लोग सब कैप्चर कर लेते हैं, वो भी मतलब चलाने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा मेरा जो पार्टिसिपेंट है वो डर गए थे कि सर फास्टिंग के बारे में तो आप बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन ये क्या स्टडी निकला है, इसका क्या सच्चाई है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया दीज आर ऑल बोगस स्टडीज, दीज आर ऑल फंडेड स्टडीज, एंड उसमें कोई भी बिलीव नहीं करना है। एंड फास्टिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल, अगर हम अच्छे से करेंगे, थेरापेटिक फास्टिंग हमारा जैसे प्रोटोकॉल रहता है, क्योंकि फास्टिंग हम पहले से कर रहे थे। देखो, एक मैं आपका भी वीडियो में देखा था कि जैसे हम जंगल में थे, कुछ दिन कुछ खाना मिलेगा तो खा लेते हैं, 2 दिन नहीं खाते हैं, गच मतलब ट्री के ऊपर और केव्स के अंदर मतलब छुप के रह जाते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ए फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, एंड दैट वाज लाइफ सेविंग आल्सो। उस टाइम हमारा बॉडी जो कुछ
भी स्टोर करके रखता था उसको यूटिलाइज करेगा, लाइक पोलर बियर। ठीक है, तो व्हाट आर द रोल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इन डिजीज रिवर्सल और योर इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए क्या रोल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का? इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट अभी इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोगों को फ्रीक्वेंट ईटिंग की हैबिट हो गई है ना, और इसलिए एक फैशन बन गया है। अभी इसको हम फैड भी बोलते हैं, ये फैड है, वन ऑफ द फैड्स है। Yeah. और ये इसलिए फैड आ गया क्योंकि कॉमन जो हैबिट है लोगों की ये है कि हम हर एक 2-3 घंटे पे खाते रहेंगे कुछ कुछ स्नैक्स लेने की आदत है, कुछ कुछ लेंगे, कभी नट्स ले लेंगे, कभी कुरकुरे ले लेंगे, कभी मखाना खा लेंगे, कुछ भी खा लेते हैं बीच में, और उनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ये तो हेल्दी आइटम्स है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी डाइट में मेजॉरिटी में कार्बोहाइड्रेट जा ही रहा है ऑलरेडी, जो आप 3 मील्स ले रहे हो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैविंग सो मच ऑफ स्नैक आइटम्स, राइट, और वो भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। यस। अब प्रॉब्लम यह है कि आप 6 से 8 बार दिन भर में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो कंटिन्यूअसली इंसुलिन स्पाइक होता रहता है पूरे दिन आपका कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स में, और यही अल्टीमेटली प्रॉब्लम कराता है। और उसके बाद फिर जब बीमारी हो जाती है हमें, तब हम बोलते हैं कि अब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप 2-3 घंटे पे खा रहे थे, अब आपको ब्रेक लेना है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि उस तरह से फ्रीक्वेंसी आपको नहीं रखनी है ईटिंग की, तो अब आप ब्रेक लगाओगे। अब आप बोलोगे कि आप 8 घंटे के अंदर खा लो या 12 घंटे के अंदर खा लो, 12 घंटे आपको नहीं खाने कुछ भी। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि फ्रीक्वेंट ईटिंग से जो बीमारी हुई, उसके लिए सॉल्यूशन हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने कि आप प्लीज ये करिए, क्योंकि आप बार बार खाते हैं, इसलिए अब आप बार बार मत खाइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाइए, तो इनिशियली हम ये बोलते हैं कि ठीक है आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है खाइए, लेकिन आप 12 घंटे में ही खाइए जितना खाना है। आप 12 घंटे नहीं भी खाएंगे ना, उस बीच भी बंद कर दिया आप, तो काफी कुछ बेनिफिट मिल जाता है, और मिलता भी है एग्जैक्टली। इनिशियली आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा अगर आप उसी 12 घंटे में आप सारे कार्बोहाइड्रेट आइटम को खा लिया, बाकी 12 घंटे आपने छोड़ दिया। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी। तो कुछ सभी लोगों के लिए ये भी वर्क नहीं करता क्योंकि बहुत एडवांस्ड हो गया उनका प्रॉब्लम। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट है ना, ये बेसिकली फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसमें, ये एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। ये बेनिफिट मिल रहा है लोगों को फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करने की बेनिफिट है ये, है ना। तो फास्टिंग का बेनिफिट तो आपको तब मिलेगा जब आप फास्टिंग को प्रोलॉन्ग करोगे, जैसे कि 24 आवर्स के बाद जब आप जाते हो, देन आपको फास्टिंग का बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट मिलना शुरू होता है, जिसमें स्टेम सेल रीजनरेशन आता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है बहुत तरीके से, ऑटोफेजी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आपके ऑलरेडी जो डीजनरेटेड सेल्स हैं, डेब्रिस हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं डेड, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, डेड अगर वो पड़े रहते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी जब उसको खाती है, उसको ईट अप कर लेती है, तो क्या होता है कि क्लीन अप हो जाता है, क्लीनिंग प्रोसेस आप कर रहे हो फास्टिंग करके, डिटॉक्सिफिकेशन करके। तो उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप नॉट ईटिंग को प्रोलॉन्ग करोगे। ये 16 घंटे 12 घंटे नहीं खाने से आपको फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या आपको नॉट ईटिंग का बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअली, जो आप फ्रीक्वेंटली कर रहे थे पहले। राइट राइट राइट। सो अभी जैसे ऑटोफेगी, राइट, 2016 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस बाय डॉक्टर योशो ओनुरी, तो उसमें सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी होता है और बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो फास्टिंग में जो लोग गलतियां करते हैं, कौन कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए, कुछ आपका क्या सुझाव है जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए? फास्टिंग जब आप करते हैं, तो आप फास्टिंग में जिस समय जा रहे हैं ना, जिस समय आप फास्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि अब मुझे इस टाइम से इस टाइम तक नहीं खाना, तो अल्टीमेटली वो मील जो है आपका फास्टिंग से जस्ट पहले जाने का मील, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सोचे हो कि मुझे 16-8 करना है या 12-12 वाला करना है, तो आपको अपने मील के कॉम्पोजिशन को रेक्टिफाई करना होगा। बहुत मुश्किल होगा अगर आप उसी कार्बोहाइड्रेट को 60-70% के अराउंड आप खाते रहोगे और आप सोचोगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। वो मुश्किल है, वो मे भी शायद आपके लिए सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको हंगर परेशान इतना करेगी, आपको भूख, और इस वजह से आप, हो सके आप विलिंगली विल पावर पे आप 1 हफ्ते कर लो, 10 दिन कर लो, उस पैटर्न पे किसी डिजीज को रिवर्स करने के लिए कर लो, लेकिन वो आपका लाइफस्टाइल कभी नहीं बन पाएगा अगर आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप अपनी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को कम करें, ताकि हंगर जो है आपका कम हो, और हंगर ही कम जब रहेगा तभी आप नॉट परफेक्ट ईटिंग को प्रोलॉन्ग कर परफेक्ट, सकते हैं। बिकॉज अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो, यस, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो इंसुलिन को स्पाइक करेगा।
जितना ज्यादा इंसुलिन को स्पाइक करेगा, मल्टीपल टाइम स्पाइक करेगा, दैट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो हमारा लेप्टिन सिग्नल को भी डिस्टर्ब कर देगा, ग्रेलिन सिग्नल को भी डिस्टर्ब कर देगा, एंड दैट लीड्स टू क्रेविंग्स, मल्टीपल मतलब ईटिंग का जो मतलब प्रोसेस है, ठीक है। तो हाउ टू स्टॉप द क्रेविंग्स मल्टीपल, बिकॉज मैंने देखा हूँ, मेरे जब फास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ मैं, कुछ थिंग्स जैसे एक तो हो गया बुलेट प्रूफ कॉफी, वो रेकमेंड करता हूँ। एंड उसमें क्या होता है, हेल्दी फैट्स होता है, बटर होता है, उसमें घी होता है, एंड सो दैट उनका क्या होता है, उनका जो हंगर स्टॉप हो जाता है, जो टॉक्सिक हंगर स्टॉप हो जाता है, तो वो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद उनका थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी, जैसे कि हेडेक हो गया और काफ मसल पेन हो गया, उसमें मैं क्या करता हूँ कि उनको कुछ सल्ट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और ऐसा कुछ बताता हूँ उनको, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड भी देता हूँ उनको, नॉर्मल सल्ट, रॉक सल्ट उनको देता हूँ। तो उसमें बहुत सारा रिलीफ आ जाता है, इमीडिएट रिलीफ आता है उसमें उनको भी। एंड लेकिन बहुत सारा लोग जो लॉन्ग टर्म फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका डर रहता है कि कभी अगर लॉन्ग टर्म फास्टिंग करूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बारे में अगर कुछ टिप्स हमारा पार्टिसिपेंट को दोगे तो बहुत अच्छा होगा। या मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको अपने डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को कम करना है ग्रेजुअली, हाँ। नॉट हम्म। ओवरनाइट। जब आप ग्रेजुअली अपने कार्बोहाइड्रेट को, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को आप कम करोगे, देन आपका क्या होगा कि आप काइंड ऑफ नॉट ईटिंग का जो पीरियड है, जो आप अभी क्या करते हो, आप रात के 10 बजे खाते हो, सुबह 7-8 बजे खा लेते हो, तो एक 10 घंटे का तो बन जाता है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो, अगर आप मिड नाइट स्नैक्स नहीं कर रहे हो तो देन ओनली। हम्म। हम्म। अदरवाइज वो भी गैप नहीं रह पाएगा फिर। हम्म। तो वो जो 10 घंटे का गैप है, अब आप सोचोगे कि मुझे 12 करना है, मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि आप 10 घंटे कर रहे हो अब आप 16 घंटे कर दो या 18 घंटे कर दो, नहीं, नहीं हो पाएगा। हम्म। आपको ग्रेजुअली स्विच करना है, और आप 10 अगर अभी कर रहे हो, एक ओवरनाइट फास्ट अगर आपका 10 आवर्स का है, तो आप 12 आवर्स की कोशिश करो, देन राइट। 14, देन 16। और ये तभी होगा जब आप ग्रेजुअली अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को आप हटाएंगे। जब आप हटाएंगे तो आपका हंगर सेटाइटी जो सिग्नल है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले से। आप ज्यादा देर के लिए सेटाइटी आपको रहेगी, फुलनेस रहेगा, और आपको हंगर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। आपको आपकी बॉडी को ना बेसिकली फोर्स नहीं करना है इन चीजों को, ये सब अपने आप इनहेरेंटली होना चाहिए इस तरह से ईटिंग पैटर्न। और वो तभी होगा जब आप एनिमल बेस्ड फूड को ऑप्ट करेंगे अपनी डाइट में, राइट। और देन आपका फास्टिंग जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा। आप 16-8 सक्सेसफुली करने लगेंगे, बहुत कंफर्टेबली करने लगेंगे, जो एफर्टलेस हो जाएगा आपके लिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है 16-8 बहुत इजीली होता है, बहुत इजीली, मतलब एफर्ट थोड़ा भी नहीं लेना पड़ता किसी को। 18-20 भी हो जाता है ग्रेजुअली 1 मंथ 15 डेज के बाद। अब प्रॉब्लम आती है 24 आवर्स के बाद वाला यूजुअली, क्योंकि हाँ। एक काइंड ऑफ ना एक नोशन भी है कि 24 आवर्स फास्ट करेंगे तो हमारा मसल लॉस होने लगेगा, ये सब भी बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, या उनका मिथ्स होता है कि अगर फास्टिंग करूंगा तो मेरा मसल लस हो जाएगा। बिल्कुल। उसमें आपको क्या बोलना है पेशेंट को? जैसे मैं अपना अगर बता दूं आपको ना, तो मैं ये जनता जनता को बता दूं जो भी सुन रही है अभी, मेरा जो हम्म। फास्टिंग का प्रोटोकॉल है ना, ये बहुत कॉमन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं हर एक 10 to 14 डेज पे ना एक बार 46-52 आवर्स का लगभग मेरा एक बार हो ही जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे देख करके कोई ये कहेगा कि मसल लॉस होता है फास्टिंग के। मैं So इससे ज्यादा कुछ I think बोल ही people नहीं have सकता seen हूँ your ऐसे। body, and if you can, yeah, your bodybuilding and all these things, people can see that. But thing is that कि we need to, it's a time come to clear the myths of the people. अभी जैसे हम लोग कुछ मिथ्स के बारे में चर्चा की, हम लोग तो डिफरेंट क्लासेस में बहुत सारा मिथ्स को हम लोग क्लियर करेंगे पेशेंट लोग को। अभी आपका एक वीडियो में मैंने देखा था कि देर इज नो सच थिंग कॉल गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट? ऑल कोलेस्ट्रॉल इज गुड। सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? जैसे लोग डर जाते हैं कि मेरा एलडीएल अगर बढ़ गया तो ये बुरा है, ये है, तो उसके बारे में क्या बोलना है आप? जो कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है ना, वो एक ही है, यस। वो डिफरेंट नहीं है। वो चाहे एलडीएल उसे कैरी कर रहा हो या एचडीएल कैरी कर रहा हो। या। अब जो एलडीएल है वो एक लाइपोप्रोटीन है, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन भी है और अपने साथ कुछ फैट को भी रखा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कैरी कर रहा है। और वो बेसिकली आ रहा है लिवर से। लिवर में बेसिकली वीएलडीएल नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, लाइपोप्रोटीन ही है वो भी, जो लिवर जिसे बना रहा है। अब ये जो लाइपोप्रोटीन है ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहा है, ये अपने आप में कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये। एग्जैक्टली, देयर द कैरियर टू कैरी द हाँ, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैट्स को कैरी राइट। करके जाता है।
So that's not actually the cholesterol, that's the carrier, like a boat, sieve. Okay, it carry the cholesterol and triglyceride and so many other things and transport from one place to other place, right? बिल्कुल। अब वो कोलेस्ट्रॉल आपके एलडीएल के साथ हो या एचडीएल के साथ हो, क्या फर्क पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ही रहेगा ना। हाँ, Right. अब हम एलडीएल को बैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एलडीएल क्या कर रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेसिकली टिश्यूज के लेवल पे, और वहां पे ब्लड वेसल भी होता है टिश्यूज में हमारा, आर्टरीज आता है वहां पे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आर्टरीज के लेवल पे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, वहां पे हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए रिपेयर वर्क के लिए, वो चाहिए। और वहां पे भी कौन ले जाएगा? एलडीएल ही ले जाएगा। Exactly. ठीक है, और एलडीएल अगर काम नहीं करेगा, एलडीएल अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा, Yeah. और फिर कोलेस्ट्रॉल पहुंचेगा ही नहीं। तो रिपेयर वर्क कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लाक बन गया तभी जाकर के एलडीएल प्रॉब्लमेटिक है, नहीं। प्लाक बनना प्रॉब्लमेटिक तो बाद में हुआ, वो एक्चुअली उसके पहले लेवल पे जो भी नॉर्मल जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, वो एलडीएल कर रहा है। एलडीएल एक बहुत इम्यून सिस्टम का बहुत इंटीग्रल पार्ट भी है, और वो Yes. अपने साथ इन्फेक्शियस एजेंट्स को भी कैरी करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको कैरी करके डंप करता है लिवर के अंदर। और देन वो लिवर के अंदर फर्क जाकर के मेटाबॉलिज्म जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू हमारी बॉडी क्लियर करती है पैथोजेंस को। तो अगर आपका एलडीएल इतना ही हार्मफुल हो गया तो फिर बॉडी इसको बना क्यों रही है ना? राइट। और एक तो अभी रिसेंट कंसेप्ट आया था, मैं कुछ स्टडीज के बारे में देख रहा था। देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड स्मॉल एलडीएल एंड लार्ज फ्लॉपी एलडीएल। ओके, टू डिफरेंट टाइप, and around 80% are floppy and large LDL, that is very good for our body, and around 10 to 20% that is your small LDL, and that creates the oxidized cholesterol, and sometimes that creates the problem, and the how we cannot measure that thing because it is costly, and now research also telling same thing. तो उसमें क्या है कि अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो स्मॉल एलडीएल बढ़ा हुआ है, उसका जो कंसेप्ट था उसमें राइट। Dr. Madsen, Dr. Robert, so many people already clarify these things कि if your triglyceride, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपका क्या बोलना है? मुझे नहीं लगता ट्राइग्लिसराइड एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। मैं बता दूं बहुत क्लियर, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि ट्राइग्लिसराइड प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइग्लिसराइड ना एक मार्कर है आपका, जो ये बता रहा है कि मे बी आप जितने फैट को खा रहे हो वो उस तरह से यूज नहीं हो रहा है एनर्जी के लिए, और शायद इसलिए वो ब्लड में बढ़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड कभी भी डायरेक्टली सेल के लिए डैमेजिंग नहीं होता जिस तरह से ग्लूकोज होता है। जैसे जब भी ग्लूकोज बढ़ता है तो उस सिचुएशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लाइकेशन करा रहा है, उस तरह से टिश्यू डैमेज करा रहा है, उस तरह से हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया डैमेज नहीं करा रहा बॉडी को। तो आपके ब्लड में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो वो डायरेक्टली अपने आप में कोई डैमेजिंग नहीं है, वो Yeah. है ना। The cause of that also sugar, right? Because of एग्जैक्टली carbohydrate, your triglyceride will एग्जैक्टली। be raised. Yeah. अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसके साथ अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले प्रोसेस चल रहे हैं आपकी बॉडी में, Yeah, that's a problem. Yeah. वो एक प्रॉब्लम को बता रहा है, वो अपने आप में हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मिथ्स होता है कि अगर हम घी खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, तो और एग खाएंगे, मीट खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो उनको आप क्या बोलोगे? मैं यही कहता हूँ कि अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ने दो, अपने आप घट जाएगा। अच्छा। हाँ। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इज नॉट ए प्रॉब्लम, वही मैं बता रहा हूँ, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है और आप सिर्फ फैट खा रहे हो, बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा। तो वो एक ये मार्कर है हमारे लिए कि शायद हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं फैट। तो बेटर है आप कम कर लो फैट को, एंड लेकिन प्रोटीन को ज्यादा कर लो। प्रोटीन को ज्यादा कर लो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ज्यादा खा भी रहे हो तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएगा उस फैट से, नहीं। क्योंकि ब्लड में एक्स्ट्रा फैट हमारा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो डैमेजिंग है। इसका बस ये मतलब है कि आप कहीं ज्यादा खा रहे हो तो आप कम खाओ ना, क्यों खा रहे हो ज्यादा। समझ रहे हैं बात को? एंड और एक होता है कि हमारा 80%, 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल इज मेड फ्रॉम आवर लिवर ओन टू भाई प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इवन यू आर वेजिटेरियन, देन योर बॉडी ऑल्सो मेड दिस थिंग। ओके, ज्यादा बनाती सो है, या। ज्यादा बनाती है। एक्चुअली वेजिटेरियंस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि उनके डाइट में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, तो ज्यादा बनाना यस। पड़ेगा। हम अगर वेजिटेरियन भी हैं, क्योंकि अगर हम दूध भी ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट घी के फॉर्म में हम कुछ न कुछ ले रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जा रहा होता है, तो लिवर हमारा कम बनाएगा। और ऑलमोस्ट आप सारा कुछ एनिमल बेस्ड ही फूड आप ले लिए, तो आपका लिवर को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर।
अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। करेक्ट, मैं पूछूंगा कि कुछ एक्शनेबल स्टेप्स, जैसे हमारा इंडिविजुअल, हमारा कुछ पार्टिसिपेंट देख रहे हैं हमारा वीडियो को, तो कुछ एक्शनेबल स्टेप्स अगर वो लेंगे तो क्या, in 5 minutes, what are the actionable steps so that the participant, those who are watching this video, they will start this. उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एवरी टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, हमारा जो टॉपिक्स आएगा। लेकिन हमारा टॉपिक्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए होगा, डॉक्टर्स के लिए भी होगा। लेकिन आपका आज के वीडियो में क्या क्या एक्शनेबल स्टेप्स आप पेशेंट के लिए बोलोगे, ताकि टेक होम मैसेज हो जाएगा वो, या टेक होम मैसेज यही होगा हमारी जनता के लिए कि आप अपने डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को कम करें धीरे धीरे। ऑल ऑफ ए सो सडन जरूरत नहीं। कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करो पहले, फर्स्ट थिंग, सेकंड, या बिल्कुल। दूसरा, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड आप ले रहे हो उसको भी आपको कम करना होगा, और उसको आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जितने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड है वो सारे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, है ना। तो आप प्लांट ओके। बेस्ड फूड को कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दो चीजें आपको उसके साथ हो रहा है, एक तीर से दो निशाना एक्चुअली। क्योंकि आपका डाइटरी कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट से ही कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है। दूसरा, प्लांट बेस्ड जो भी ऑयल है जो आप यूज कर रहे हो, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सफोला, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारे ऑयल के कंजम्पशन भी कम हो जाएंगे। आपको कम करना भी है एक्चुअली। तो आपका जो भी रिफाइंड ऑयल है वो आपको कम करना है डाइट में, वो हटाना है बेसिकली, उसको तो बंद करना है, उसको मैं कम नहीं बोलूंगा, उसको तो डायरेक्टली आपको हटा देना है। अगर आज कोई हमारी इस वीडियो को देख पा रहा है, तो अगर उसके बॉटल में भरा हुआ है 2-3 बॉटल महीने का राशन में लाया है अगर, तो वो आज ही फेंक दे या कहीं और उसको राइट, यूज कर ले। ओके, सो नो टू वेजिटेबल ऑयल्स बिल्कुल। एंड। लेकिन बहुत सारा इंडिया में क्या है कि वेजिटेरियंस हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? वो लोग तो नॉनवेज नहीं खाएंगे नहीं। देखिए, एक डी लाइफ के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, हाँ, और हमारी जो होस्ट थी उसमें प्रमिला प्रमिला मुंद्रा उनका नाम है, और उसमें उन्होंने यही सवाल किया मेरे से कि सर, आप वेजिटेरियन के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं। मेरा बहुत सिंपल आंसर होता है इसका। वेजिटेरियन के लिए बहुत सिंपल एडवाइस यही होगी मेरे लिए कि वो वेजिटेरियन ना रहें। हाँ, तो कन्वर्ट टू नॉन वेजिटेरियन, राइट। हाँ बिल्कुल, अपना परिवर्तन कर लें। वो अगर वो धर्म है आपका तो धर्म परिवर्तन कर लें, क्योंकि जो हिंदू हैं वो मुस्लिम भी बन रहे हैं आजकल। तो हम ये देख रहे हैं मुस्लिम जो है वो हिंदू बन रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो आपको अगर एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अगर आप मानते हो कि हमारा हिंदुइज्म बेटर है या मुस्लिम इस्लाम बेटर है, तो आप कन्वर्ट करते हो उस हिसाब से। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि डाइट हमारे लिए क्या है बेटर, आप उसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो अगर वेजिटेरियन डाइट वर्क नहीं कर रहा आपके लिए, आप दुनिया जहां सारे डॉक्टर्स को दिखला लिए, सारे मेडिसिन खा लिए, बट स्टिल यू आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, सम पर्टिकुलर डिजीज, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको अब धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और वेजिटेरियनिज्म अगर आपका धर्म है तो आप धर्म परिवर्तन कर लो प्लीज। एग्जैक्टली, ओके। तो मैंने वही बोलता हूँ कि मेरा पार्टिसिपेंट को, कि आप शरीर हो या आत्मा हो, ठीक है। अगर वो बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के लिए कुछ मत सोचो, ठीक है। राइट। अगर आप शरीर को लव करते हो, आप अगर शरीर को प्यार करते हो, तो शरीर के लिए सोचो। आत्मा के लिए सोचने के लिए बहुत टाइम है अभी, उसके लिए इतना मत बिल्कुल। सोचना है, क्योंकि आपका शरीर को सही रखना है भाई, ठीक है। एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली। वही बोलता हूँ कि फर्स्ट थिंग, वेदर यू आर, आप आत्मा हो या आप शरीर हो, ओके। देखिए, मेरे आप हिसाब अगर से शरीर अगर को, मतलब इफ यू लव योर बॉडी, या मेरे हिसाब से अगर मैंने बॉडी वही है बोलता हूँ तब, मेरा वही, मेरे पार्टिसिपेंट हिसाब से लोग, या अगर बॉडी है तभी सोल का मतलब भी है। आप देख लीजिए, अगर कोई नहीं है जीवित हाँ, धरती पे, अगर कोई बहुत बढ़िया सोल भी था तो वो जीवित नहीं है। तो आप, अगर वो कोई बहुत बढ़िया इंसान था तो अब आप, वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को आप कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो रहा ही नहीं बेसिकली। तो अगर आपके पास, आप सिर्फ सोल को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर आप, वो बॉडी छोड़ देगी आपको, ज्यादा दिन आप रह भी नहीं पाओगे। तो सोल का क्या करना है, राइट, सोल और बॉडी सब तो राइट, इंटीग्रेटेड है ना। आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो कि हम सिर्फ सोल को ध्यान में यस, रख के नहीं खाएंगे और बॉडी सही हाँ, रह हाँ, जाए, हाँ, ये होता नहीं है इस तरह से, प्रैक्टिकल नहीं है। इंसान को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं है लोग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सो वी शुड बी मोर प्रैक्टिकल। दिस इज द टेक होम मैसेज। आप अगर ज्यादा सोचोगे मैं वेजिटेरियन हूँ, कैसे कन्वर्ट करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये सब दिक्कत आता है उनके बारे में। तो मैंने पहले बोलता हूँ कि आप पहले हेल्थ को देखो, शरीर को देखो, शरीर को ठीक रखो, उसके बाद आप हेल्थ के बारे में सोचना है, ठीक जैसे है। मैं बता रहा हूँ सो कि ये, या हाँ, जैसे बोलिए। एक मैं एग्जांपल दूंगा। एक क्या हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, मेरे पास एक पेशेंट आई हम्म, और मुझसे कंसल्टेशन लिया उन्होंने, और वो उन्होंने कहा कि सर, मैं वेजिटेरियन हूँ
और वेजिटेरियन मीन्स लैक्टो वेजिटेरियन, एग्स नहीं लेते वो। तो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क, पनीर ये सब खाते हैं, उनको डायबिटीज। और डायबिटीज मतलब 6.2 HbA1c, तो मैं डायबिटीज ही मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका 6.2 है तो मैं प्री डायबिटीज बोल के उनको कंसोल करता हूँ, बोलता अरे सब सही है, सब सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्री डायबिटीज ही है। वो ऑलमोस्ट डायबिटीज हो गया। और उनका गट का इशू था, मतलब ब्लोटिंग और फुलनेस, अर्ली सेटाइटी जिसे हम बोलते हैं, खाते ही तुरंत ऐसा लगता है कि पेट भर गया हमारा। और एक काइंड ऑफ एक डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता था स्टमक के लेवल पे, ऐसा लगता था कुछ कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे इस तरह के सिम्टम्स IBS वाले पेशेंट्स को बहुत होते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ 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 हो रहा है, मीठा मीठा दर्द भी बोलते हैं इसे, बहुत कॉमन लैंग्वेज। तो अब उसमें क्या हुआ कि पेशेंट अपने बॉवल से डिस्टर्ब थी पूरी तरह से, गट का उनका इशू चल रहा था। तो वो मेदांता गए, सब जगह दिखला लिए, अपोलो, पता नहीं कहाँ कहाँ। हैदराबाद में भी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, मुझे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वहां पे भी मेरे से कंसल्टेशन लेने के बाद वहां चले गए। जबकि मैंने बता दिया था साफ साफ कि आप मेरे बाद अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, मेरे एडवाइस को नहीं मानते हुए, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा जहां पे अभी आप जाओगे, क्योंकि काम वही करेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। उन्होंने अपना धर्म को नहीं बदला अल्टीमेटली, वो वही लैक्टो वेजिटेरियन रह गए। और प्रॉब्लम बना हुआ है, प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा ना। आप एंडोस्कोपी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है ना। आप बढ़िया डायग्नोस्टिक अप्रोच लेकर के आप क्लिनिकल कंडीशन को आप डायग्नोज कर सकते हो। ट्रीटमेंट हमेशा डाइट बेस्ड होगा, लाइफस्टाइल डिजीज का। ट्रीटमेंट कभी भी ड्रग बेस्ड नहीं हो सकता है। आप एलोपैथी को, आप मॉडर्न मेडिसिन को यूज कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के लिए। आप ड्रग्स और एलोपैथिक पिल्स को यूज आप मेन स्टे ट्रीटमेंट का नहीं बना सकते हो, गलत है ये सब मेडिकल मैल प्रैक्टिस में आता है मेरे नजर में। तो आप अगर IBS को आप किसी ड्रग से सोच रहे हो ठीक कर दोगे, कॉन्स्टिपेशन को, तो ये सब मैल प्रैक्टिस है ना। और उनका कंडीशन सॉल्व नहीं हुआ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला। राइट, समझ गया। या सो वी नीड टू चेंज द दैट पैटर्न एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। और एक बात था कि आज आपका कुछ, मैं ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट मेरे को पूछ रहे थे कि सर का कि कुछ केसेस ऐसे आपका स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हो, कि आपका कुछ स्पेशल केस स्टडीज जो जिसमें थोड़ा पेशेंट को दिस डाइट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, सो यू कैन प्लीज शेयर। हाँ, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज वाले पेशेंट्स आ चुके हैं अब तक, मैं कह सकता हूँ। वो मेंटल इलनेस वाला भी है, डिप्रेशन आता है उसमें, इवन एक बाइपोलर पेशेंट भी मतलब ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और गट का इशू है ही, जिसमें गट में IBS होता है। एक IBD का पेशेंट भी मुझे अप्रोच किया था, एक IBS के पेशेंट ने भी अप्रोच किया था, हालांकि उसने कंटिन्यू नहीं किया ट्रीटमेंट को। और डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, गाउट के पेशेंट्स हो गए, फैटी लीवर के पेशेंट्स हो गए, ओबेसिटी के पेशेंट्स हो गए, आर्थराइटिस हो गया, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ठीक। और ये सारे पेशेंट बेसिकली ये सब मेरे पास आए और अच्छे अपने कंडीशन को रिवर्स किए हैं। और एक डायबिटीज का एक टाइप होता है मोडी, या है ना। अब मोडी टाइप 2 के पेशेंट भी हैं मेरे पास अभी करेंटली, वो मतलब वो कर रहे हैं, फीमेल पेशेंट है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मतलब ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब जितने भी लाइफ And से। just one thing, have you treated any cases of LADA or type 1 diabetes with this diet? टाइप 1 डायबिटीज के एक पेशेंट को ऑलरेडी मैं 3 मंथ्स का, मतलब 6 मंथ्स का मैं सुपरवाइज कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। और क्योंकि इंसुलिन का डोज बहुत ज्यादा था, इस चीज को मैंने कई बार मतलब पोस्ट में भी डाला हुआ हूँ और स्टोरी में भी डाला हूँ। और इंसुलिन का डोज समथिंग समवेयर अराउंड इट वाज 20 मतलब टोटल इन टोटल जहां तक मुझे याद है वो 40 यूनिट्स के अराउंड था डेली। और वो मोस्टली सारा शॉर्ट एक्टिंग ही था, लॉन्ग एक्टिंग वो ले नहीं रहा था बंदा, इवन दो कि वो टाइप 1 था। हालांकि उसके डॉक्टर ने लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जीन शायद प्रिस्क्राइब किया हुआ था उसके लिए, इंसुलिन ग्लार्जीन।
बट वो ले नहीं रहा था वो पेशेंट। तो मेरे पास जब आया तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हो कि नहीं। उसने कहा सर नहीं ले रहा हूँ। तो मैं बोला यार ये तो ब्लंडर है। टाइप 1 डायबिटीज होते हुए अगर तुम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं ले रहे हो तो कभी भी तुम कीटोएसिडोसिस में जा सकते हो। तो वो उसके बाद उसने शुरू कर दिया। और उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद, मतलब बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट एनिमल बेस्ड हाइपर कार्निवोर, मैं इस डाइट का नाम देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल 80 to 90% फूड आपका एनिमल सोर्स फूड है अब। तो ये हाइपर कार्निवोर डाइट स्टाइल में उसका इंसुलिन का जो डोज था वो ऑलमोस्ट 4 to 6 हो गया डेली। ओके, सिर्फ मतलब 4 to इंसुलिन 6, का डोज अराउंड फ्रॉम 40 यूनिट टू 4 to 6, राइट? 4 to 6। और या लॉन्ग एक्टिंग वो ले ही रहा था 12 to 14, वो था कांस्टेंट, क्योंकि वो तो चाहिए आपको ना, बेसल लेवल यस पे यस एक यस, इंसुलिन चाहिए, तो उसमें रिडक्शन चाहिए। आया। हमारा जो पोस्ट प्रैंडियल जो इंसुलिन जो रिक्वायरमेंट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट लेने से, उसके डोजिंग में काफी ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा। एंड कुछ आई थिंक you have given hypercarnivore diet to some kidney patient also, so is there any improvement in that patient? Because kidney patient बहुत सारा डरते हैं कि अगर मैं उनको तो पहले मना कर रहा था कि अगर प्रोटीन नहीं खा सकते, ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो दैट may lead to your damage। सो उनका जो कंफ्यूजन रहता है, जिन लोगों का इनिशियल स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पे है, स्टेज 3 बी और ए, तो उनमें आप प्रोटीन कैसे रेकमेंड करते हो, क्या रेकमेंड करते हो? पहली बात तो मुझे ये बताना होगा सभी को कि प्रोटीन इन एंड ऑफ इटसेल्फ डैमेजिंग नहीं है किडनी के लिए। जैसे कुछ यस। डॉक्टर्स क्या बिलीव करते हैं कि प्रोटीन क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल है, और वो लार्ज क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो वो किडनी के ग्लोमेरुलस को डैमेज करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सर्टेन एक पोर्स बना हुआ है जो कितने साइज के पार्टिकल्स को वो पास करने देगा, अलाउ करेगा, फिल्टर करेगा, किसको नहीं करेगा। अगर आपका प्रोटीन क्योंकि बहुत बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं होता है, उस तरह से फिल्ट्रेशन में नहीं जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन आप ज्यादा खाओगे तो पोर्स को डैमेज करने लगेगा, नहीं। पोर्स डैमेज तो ग्लूकोज से हो रहा है ना। और अगर राइट, जब आपका सो पोर्स डैमेजिंग डैमेज हो फैक्टर इज गया, ग्लूकोज है। बिल्कुल लेकिन जो ग्लूकोज डैमेज किया है, कुछ जैसे माइक्रो एल्बुमिन, जो एल्बुमिन जो निकलता है, वो लोग डर डर जाते हैं कि मेरा क्या प्रोटीन खाने से प्रोटीन निकल रहा है, तो उनका वो फियर हो जाता है। तो हाँ मैं इसलिए बोलता हूँ भाई भाई। कि कुछ जरूरत नहीं है डरने का। आप ग्लूकोज को कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो एंड टेक हेल्दी प्रोटीन। मैंने वही रिजल्ट पाया हूँ जिनका क्रेटिनिन 3 था, अभी उनका 1.2 है, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे मैं एंड बताता हूँ। मैं वो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, मतलब क्या मिथ चल रहे हैं हमारे मेडिकल मिथ्स में, अब बहुत सारा मिथ्स है। एंड जैसे कोलेस्ट्रॉल मिथ्स है, अंडे का येलो पार्ट मत खाओ, व्हाइट पार्ट खाओ, प्रोटीन्स का मिथ इन किडनी पेशेंट, एंड ऐसा बहुत सारा मिथ्स है हमारे इस मेडिकल मुझे फील्ड में। या तो मुझे ऐसा लगता हम है ना। ग्रेजुअली इसी फील्ड के बारे में, डिफरेंट मिथ्स के बारे में, ये तो इंट्रो बिल्कुल वीडियो था हमारा, एग्जैक्टली एंड हम स्पेशल टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो करेंगे, जैसे ओनली प्रोटीन के ऊपर, और ओनली राइट। कार्ब्स के ऊपर, ओनली आपका फैट के ऊपर, राइट। सो आज का तो टाइम हो गया और अब 5 मिनट हम लोग क्लोज करेंगे, लेकिन बिल्कुल आपका जो, मतलब इसमें जो डिफरेंट मीथ्स है जो मेडिकल में अभी चल रहे हैं, हमारे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, क्या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यूज रहेगा आपका? मेरे लिए बस व्यू पॉइंट कॉमन ही होता है। आप एक कॉमन पब्लिक हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, हम्म, आपको हेल्दी रहने का अप्रोच कॉमन ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा कि मेडिकल डॉक्टर को ये करना चाहिए, जनरल पब्लिक को ये करना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम्म। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो एंटायरली ऑपोजिट है, मतलब इतना गलत है इस लेवल का, मतलब ऑलमोस्ट 180 डिग्री का वो है फेज, Nutrition is wrong, right? पूरी So तरह से। many things going on wrong in nutrition. एक तो हमें So yeah. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, और जितना कुछ हम्म, बताया जाता है वो पूरी तरह से गलत बताया जाता है। तो हम्म, मैं एक यही मैसेज दूंगा इस वीडियो के थ्रू, मैं बस यही बात बोलूंगा कि अगर आपके डाइटरी जो भी एडवाइस आपको दी जा रही है, अगर जस्ट आप उसका उल्टा करने लगोगे, मतलब एग्जैक्टली yeah. आपको उल्टा करना है हर एक एडवाइस का, Yeah. आपको कहीं कुछ रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज का गाइडलाइन को देखने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन अगर कह रहा है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना है तो आप लो कर लो। गाइडलाइन अगर कह रहा है हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है तो आपको हाई प्रोटीन ही लेना है। तो आपको बस उसका उल्टा करना है। उल्टा करना है, उसको बस उल्टा दो बस। बस तो उल्टा कर दो। डॉक्टर किशोर, लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो गाइडलाइन आया है, मतलब अभी हाई कार्ब एंड ऑल दिस थिंग, कहाँ से गलतियां हुआ? एक्चुअली सम रिसर्च में स्टडी हुआ है, कुछ फंडेड स्टडी, तो
एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ से, क्यों दिस टाइप ऑफ गाइडलाइंस हमारा टोटल मेडिकल सिस्टम्स को प्रॉब्लम में डाल दिया है, कहाँ से आया ये गाइडलाइन? जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है ये सारा कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब हम ये जो सैचुरेटेड फैट वाला इशू जो एंसेल कीज ने स्टार्ट किया था, एक लिपिड हार्ट हाइपोथेसिस, है ना? एंसेल कीज, राइट? या हाँ, अब उन्होंने कहा कि भाई सैचुरेटेड फैट जो है हार्ट डिजीज कराता है। हाँ, एंड मैं उसका जो हिस्ट्री में गया था वो स्टडी किया था, रेबिट्स में किया था, हैबिट पे जो एग्जैक्टली। कि हर्बिवोरस होते हैं। अगर राइट, रेबिट्स को ये दोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिल्कुल, राइट? या बिल्कुल। या या और हम ह्यूमन जो है वो कार्निवोर हैं, तो हाँ, हम पे यस प्रॉब्लम यस। नहीं करता वो। तो हाँ, यही प्रॉब्लम है कि आप किसी उस एनिमल पे, पहली बात तो जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी स्टडीज होते हैं ना, वो ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है, वो एनिमल बेस्ड ट्रायल होते हैं, एनिमल्स ट्रायल है, या है ना? तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते ह्यूमंस के लिए, वो सेम इन्फ्रेंस आप डिराइव नहीं कर सकते हो ह्यूमंस के। यस। और अगर आप कर भी रहे हो तो वहां पे आप फंडिंग बायस देख सकते हो, क्लियरली वो विजिबल होता है, वो कोई भी देख सकता है। कोई भी रिसर्च ट्रायल, अगर क्लिनिकल ट्रायल होता है तो आप उसकी फंडिंग का सोर्स देखोगे, पेप्सी है, कोका कोला है, Okay. So even कंपनियां you है। want to told that ki most of the bogus studies are either funded study, either conflict of interest are there in that studies, बिल्कुल, बिल्कुल, and उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एनिमल स्टडीज है, वो ह्यूमन में इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है बिकॉज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स. सो बिल्कुल, दीज आर द सम प्रॉब्लम्स. So राइट। thank you so much, Dr. Kisalya. It's a very good discussion with you and the first time in my YouTube channel and my podcast. थैंक So यू सो ऐसे मच। बहुत सारा हम लोग स्टडी करेंगे, वीडियोस करेंगे to for the benefits of the patients and our doctors also. So thank you so much for coming to my YouTube channels and giving this talk, wonderful talk with the थैंक new research, unique views, unique यू problem सो मच। solving capability. And I really love that part, your myths boosting parts, right? So I am also boosting the myths of my participant also. We are also joining together. So राइट, many low carb doctors, we make a group also finally and make डेफिनेटली, the boosting all these श्योर, श्योर, wrong thing. We need to boost that because या, now it is prevalent everywhere. ठीक है, एवरीवेयर, तो उनको एवरीवेयर। बूस्ट करना ही है जैसे वो भी हमको. And so thank you so much, Dr. Kisalya, for coming to थैंक यू my सो YouTube मच। channel, and थैंक यू, thanks a बहुत lot बहुत to all प्लेजर, the प्लेजर। participants, those who are watching. नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेंगे. इस टाइम हम कुछ जैसे इंट्रो टॉपिक में डिस्कस किए हैं, इंडिविजुअलाइज टॉपिक हम वीकली वंस एटलीस्ट करेंगे. जब हम डिस्कशन के बाद आपको फाइनलाइज करेंगे, हम शेड्यूल कर देंगे. सो थैंक यू सो मच, डॉक्टर किसल्या, थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड सो मच। we also meet next time also. So या, those who are watching this video, please like, subscribe, and please share to the near and dears to save their lives from the nutrition myths, to help them in a healthy life, reverse life, and fruitful life. So thank you so much, Dr. Kisala. Thank you so much. Bye. Yeah.